हेलो 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 हेलो। क्या आप सभी पिजन्स एंड पिजनियास को, यानी कबूतर और कबूतरियों को, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है या नहीं? क्लियर है तो क्या करना है? जल्दी बताओ। क्लियर है तो क्या करना है? जल्दी बताओ। क्लियर है तो क्या करना है? हेलो 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 माय डियर पिजन्स एवं पिजनियास, क्या हाल है तुम्हारे? दिखाना जल्दी कर। यस यस, आग लगानी होती है तभी ये क्लास स्टार्ट होती है। बच्चों के आपको डार्क डार्क दिख रहा है क्या कुछ? भाई साहब थोड़ा जरा प्रकाश बढ़ाएं, प्रकाश बढ़ाएं जरा। मंदूर भाई आए हैं। जब तुमने आग लगाई है तो रोशनी यहां तक आनी चाहिए ना भाई। हेलो हेलो हेलो, मेरे को देख, मेन स्क्रीन ओबीएस खोलना, ओबीएस खोल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चल चल चैट दिखा। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। उड़ान बैच के अंदर जैसे कि आप सभी जानते हैं लाइट हम लोग कर चुके हैं पूरा, और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो कि लाइट से जुड़ा हुआ चैप्टर है, लाइट के अंदर घुसा हुआ चैप्टर है। यानी आपको देखने को मिलेगा कि लाइट के कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के अंदर यूज होने वाले हैं। तो भैया आज हम लोग ह्यूमन आई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बहुत सारे मतलब ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो इसमें 4-5 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स नहीं है। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो ह्यूमन आई का है, तो पहले ह्यूमन आई से हम लोग स्टार्ट करेंगे। खैर बहुत सारे बच्चों का यह कहना था, हो गई हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सब कुछ हो गया, अब स्क्रीन को जरा फुल कर लेना है ना, और कमेंट को अब इग्नोर करना थोड़ा, है ना, कमेंट को इग्नोर करना, कमेंट को स्लो कर दो, धीरे धीरे लंबी सांसें खींच के काम डाउन काम डाउन। हाँ ठीक है ठीक है, बस बस आग आ गई है, बहुत आग आ गई है, बहुत ज्यादा आग लग चुकी है। कमेंट्स बंद कर दें, फुल स्क्रीन कर लें और सुने ध्यान से बात को। बहुत सारे बच्चों का यह कहना था कि सर लाइट पूरा कर दिया है आपने, तो लाइट का डाउट सेशन कब आएगा? लाइव डाउट सेशन लाइट का कब लेकर के आओगे? तो भाई लाइव डाउट सेशन बिल्कुल आएगा लाइट का, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ह्यूमन आई एक्चुअली में क्या है कि छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल, है ना, बहुत इतना चिन्ना सा चैप्टर है बिल्कुल, है ना, और 3 या 4 लेक्चर के अंदर निपट जाएगा ये। उसके बाद हम लोग लाइट का भी ह्यूमन आई का भी दोनों के डाउट लेक्चर्स डाउट सेशंस लेकर के आएंगे। हो सकता है बीच में भी मैं ले आऊं, है ना, जैसे मतलब ये ह्यूमन आई तो चलता रहेगा, किसी और दिन रख ले, मान लो संडे को रख लिया, या सैटरडे को रख लिया, या फ्राइडे को रख लिया। इस तरीके से जो आपका वीकेंड टाइम होता है, जब आप थोड़े से फ्री होते हो, उस टाइम शायद हम इसको प्लान कर लें, अदरवाइज ह्यूमन आई खत्म होने के बाद भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल 5 चैप्टर्स में से जो क्लास 10th की फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं, उनमें से 2 चैप्टर निपटा देंगे, यानी लाइट और ह्यूमन आई दोनों को निपटा करके उसके बाद दोनों के लाइव सेशंस प्लान कर लिया जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हो जाएगा यार, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल, ठीक है। ओके करें फिर स्टार्ट, बिंदु स्वरूप करें शुरू। चलो देखो, लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का, जिसके अंदर आज के कंटेंट जो रहने वाले हैं वो है, आज के कंटेंट जो रहने वाले हैं वो है ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, ये सब चीजें आपके सिलेबस में हैं। लास्ट ईयर नहीं थी, लास्ट ईयर जो बच्चे पढ़ करके गए हैं हम लोगों से उड़ान रिलोडेड नाम के बैच में, है ना, उसके बाद बोर्ड बूस्टर का बैच भी था, खैर वो टर्म 2 के लिए था। टर्म 1 के अंदर ये जो पार्ट था ये कट चुका था, आपके टाइम पे आ रहा है। खैर पढ़ाया तब भी गया था, उड़ान रिलोडेड वालों को भी पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था? इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि एनटीएससी के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है ये, है ना, और सारी एनटीएससी का लोड मैं आलोक सर पर भी नहीं डाल सकता। तो एनटीएससी के पर्सपेक्टिव से सोचें
या एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से सोचें या सीबीएसई बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो सभी पर्सपेक्टिव से ये तो पार्ट आ ही रहा है, इसलिए इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात और मुझे आप लोगों से करनी है कि आपका लाइट चैप्टर पूरा हो चुका है, तो वो नेल इन द कॉफिन कर लेना जरा भाई, या लास्ट नेल इन द कॉफिन जो होता है, यानी उस ताबूत को बंद कर लेना। आप कैसे बंद करोगे? आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 7 तक के सारे नोट्स आपके पास लिखे होने चाहिए। जिन जिन टॉपिक्स के अंदर डाउट है उन टॉपिक्स को रिविजिट करिए, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हो, ठीक है ना, चाहे आपको साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे आपसे न्यूमेरिकल में कहीं ऊंच नीच हो रही हो किसी एक आधे न्यूमेरिकल के अंदर, वो सब पार्ट्स आपको रिविजिट करने हैं, यानी लेक्चर को दोबारा से जाकर के देखना है, ताकि एक लेक्चर का रिवीजन भी हो जाए, कोई डाउट भी ना बचे, और लाइट चैप्टर जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पूरा हो जाए। ठीक है ना, आपके सेल्फ स्टडी के हिसाब से कह रहा हूं मैं, हम तो पूरा कर चुके हैं, अब बारी आपकी है कि कुछ चीजें अगर रह गई हैं तो उनको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास टाइम है, क्योंकि ये चैप्टर हल्का है काफी। ठीक है ना, ह्यूमन आई चैप्टर इतना टफ नहीं है, ह्यूमन आई चैप्टर इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, फैक्चुअल टॉपिक्स हैं इसके अंदर, फैक्ट वाली बातें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, कंप्लीट है नोट्स, खत्म हो गया है पूरा, बढ़िया, नोट्स डन, कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कंप्लीट हो गया तो बहुत बढ़िया बात है ना, और नहीं हुआ है तो उसको करो, और ऐसे नोट्स लिखा करो, ऐसे नोट्स पढ़ा करो कि वो लर्न होते जाएं, याद भी होता जाए साथ के साथ। ठीक है ना भाई, तो बाद में आपको परवाह कम करनी पड़ेगी, बाद में आपको दिक्कत कम आएगी जब पेपर के लिए उठाओगे उनको तो। ठीक है, चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि काफी सारी चीजें इसके अंदर, और ह्यूमन आई एक बार में खत्म हो जाएगा, फिर कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट वीक से। ठीक है ना, आज ह्यूमन आई के अंदर इतना ही है और इतना ही निपट जाएगा न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल भी आज ही करवा दूंगा, इसमें न्यूमेरिकल है, मायोपिया में न्यूमेरिकल है, हाइपरमेट्रोपिया में न्यूमेरिकल है, लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है, यहां करेंगे बात, करेंगे बात। ठीक है, फुल स्क्रीन कर लो। अब जो यहां बैकलॉग चिल्ला रहे हैं, लेट ज्वाइनर्स या किसी और वजह से जो क्लास नहीं ले पाए, तो थोड़ी सी शर्म तो कर लो कबूतरों। हफ्ते का एक लेक्चर होता है, उसमें भी बैकलॉग है। हफ्ते का एक लेक्चर होता है 1.5 घंटे का, बस 1.5 का भी पूरा ना होता होगा कोई कोई, तो उसमें भी बैकलॉग है। तो ये लिखने से पहले थोड़ी मतलब अपनी शक्ल देखी थी सुबह उठ करके आईने में, अपनी शक्ल ही देख लेते, या बैकलॉग लिखने से पहले। जिसका हफ्ते में एक लेक्चर होता है उसमें बैकलॉग है। एसएसटी में तो पता नहीं क्या करोगे तुम, मैथ में तो पता नहीं क्या करोगे भाई, इंग्लिश में तो पता नहीं क्या करोगे, बैकलॉग है। मुंह तो धो लेता सुबह उठ के, बैकलॉग लिख रहा है यहां, कबूतर कहीं का। आओ ह्यूमन आई पढ़ते हैं, चलिए चलिए। नो बैक, बच्चे कह रहे हैं मार दीजिए इनको, मार देता मैं अगर सामने होते तो, सही में मार ही देता मैं। चलो 3 बार नोट्स लिख लिए, क्या बात है भाई, क्या बात है। लव यू टू सभी बच्चों को, प्यार है तभी तो गुस्सा आता है, प्यार नहीं होगा तो गुस्सा क्यों करेंगे। सर सब्सक्रिप्शन लेट से लिए थे, तो अब क्या करें फिर, पढ़े रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले जाकर के, डबल स्पीड से देख, ट्रिपल स्पीड से देख, कौन मना कर रहा तेरे को। बैकलॉग है, या देखो देखो भाई, ये वाली जो फोटो है ये एनसीईआरटी की नहीं है, तो ऐसी है, मैं अपने हाथ से बना रहा हूं, देखना जरा। ठीक है, आपको भी मेरे साथ साथ बनानी है, साथ साथ बनाना या बाद में बनाना वो मर्जी आपकी है। ठीक है, लेकिन आपको सीखना है बनाना डायग्राम। ठीक है, क्योंकि वो ये टर्म 1 टर्म 2 वाला हिसाब नहीं है, अब सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो आपको हो सकता है डायग्राम पूछ ले आई का, है ना। आई का डायग्राम पूछा हुआ है कई बार, पार्ट्स मेंशन करने, लेबल करने पूछे हुए हैं कई बार बोर्ड के अंदर, तो इसलिए आपको बनाना सीखना है। देखो अब मैं बनाए जा रहा हूं, बस समझाऊंगा थोड़ी देर में, है ना, अभी बना रहा हूं मैं, मेरे साथ साथ बनाना। ठीक है, साथ साथ बनाना। शलगम जैसा तो नहीं लग रहा है भाई, शलगम लहसन तो नहीं लग रहा है। आई आई है भाई, आई है। ठीक है, शलगम और लहसन नहीं है ये, बच्चे कहते हैं सर ये शलगम है। ठीक है, ये 2 लाइनें बनाई है मैंने यहां। ठीक है, थोड़ी मोटी कर दी है, हार्ड कर दिया इसको थोड़ा सा। ठीक है ना, थोड़ा सा सख्त कर दिया इन दोनों लाइनों को। ओके, हाय मेरी आंख है, बस खुश खुश मेरी आंख है। ओके ठीक है। लहसन। ये देखो
सबसे सिंपल डायग्राम है ये आई का, गलत नहीं करेगा कोई भी, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। क्यों? क्योंकि हमने कोई पार्ट मिस ही नहीं किया, कोई पार्ट हमने मिस ही नहीं किया, तो कोई गलत करेगा, करता ही नहीं इसको। ये सही है एकदम डायग्राम, है ना। थोड़ा सा सुंदर बनाना, बस स्फेरिकल बनाना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा स्फेरिकल बनाना इसको। ओके, चलो देखो अब पार्ट्स देखना, पार्ट देखना। चलो देखो यहां, देखो भैया साथ साथ देखना, स्क्रीन फुल करके। अब कमेंट छोड़ दो, कमेंट बाजी बंद। यहां देखो, जो इसका ये बाहर का पार्ट है, ये वाला, ये जो बाहर का पार्ट है, इसे काउंट दे रहा हूं 1, इसे काउंट दे रहा हूं 1। इसके बाद ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला, ये देखते जाना, ये जो बीच का पार्ट है, इसे काउंट दे रहा हूं, यानी संख्या दे रहा हूं 2। ठीक है, सबके नाम अभी लिखूंगा साइड में, और सबके फंक्शन भी बताऊंगा, चिंता मत करो, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, ये है 2। उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट से, मोटे मोटे से, ये और ये है नंबर 3। ये भी 3 है, ये भी 3 है, एक ही पार्ट है ये, मतलब ठीक है ना, एक ही पार्ट है ये, फंक्शन सेम ही है इसका। ओके, फंक्शन सेम ही है इसका। इसके बाद ये जो बीच में आपको होल दिख रहा है, ये वाला, ये जो छेद है, ये ओपनिंग जो दिख रही है यहां, है ना, ये ओपनिंग दिख रही है ना बीच में, ये वाली, इसे संख्या दे रहा हूं 4। ठीक है, इसे संख्या दे रहा हूं 4, तो 4 हो गए, 4 हो गए। ठीक है ना, एक तो ये बाहर वाला आउटर कवरिंग, वो हो गया नंबर 1। उसके बाद ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला, ये बीच में, ये नंबर 2। उसके बाद ये जो हार्ड हार्ड हैं बड़े बड़े, ये नंबर 3। और जो बीच में ओपनिंग बनी हुई है, ये छेद जो बना हुआ है, ये नंबर 4 है। ठीक है, ये नंबर 4 है। नंबर 5 ये है, नंबर 5 ये है, ये जिसको आप कन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हो। आंख के अंदर कन्वेक्स लेंस ही होता है, बताऊंगा अभी सारी बातें। अभी सिर्फ आपको नंबर नोट करवा रहा हूं और पार्ट्स नोट करवा रहा हूं, कौन कौन से है ना, लेबल कर रहे हैं उनको। उसके बाद ये जो ऊपर पकड़ा हुआ है, जो है ना, ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, ये नंबर 6 है, ये भी 6, ये भी 6, ऊपर वाला भी 6, नीचे वाला, ये सेम पार्ट है ये, है ना, जिससे लेंस जकड़ा हुआ है दोनों तरफ से, लेंस जिनसे जकड़ा हुआ है वो नंबर 6। उसके बाद ये पूरा स्पेस नंबर 7 है, ये पूरा स्पेस, यानी मैक्सिमम पार्ट आई का नंबर 7 होता है। ये नंबर 7 क्या होता है बताऊंगा अभी। ठीक है, ये नंबर 7 है। ओके, ये आपको जो दिख रही है पीछे, ये एट द बैक ऑफ द आई, आंख की पिछली तरफ, ये ऊपर भी और नीचे भी दोनों, ठीक है ना, ये भी और ये भी, ये नंबर 8 है, ये नंबर 8 है। उसके बाद ये जो है, ये ठीक है ना, ये जो ऐसे पीछे जा रही है, ये पतली सी, है ना, पतली सी ऐसी नाली लग रही है ना, पतली सी, है ना, जैसे कैनल होती है पतली सी, ऐसे ही लग रहा है, ये नंबर 9 है, ये 9 नंबर है। ठीक है, तो 9 पार्ट टोटल आपने पढ़ने हैं, है ना, ग्रेट आर्टिस्ट टूना में, हाँ 9 नंबर आपने पढ़ने हैं। कोई बच्चा 7 नंबर को रेटिना बोल रहा है, दूसरे बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड, बहुत सही बोल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो रेटिना गलत बता रहा है। रेटिना नंबर 7 नहीं है, रेटिना नंबर 8 है। रेटिना नंबर 8 है, ठीक है ना, 7 नंबर रेटिना नहीं है। चलो सभी को बताता हूं भाई। नंबर 1 जो सबसे पहला वाला है, सबसे आउटर कवरिंग है, इसे बोलते हैं कॉर्निया। मन में दोहराना, या फिर घर में बैठे हो जैसे आप लोग तो दोहराओ, मुंह से निकालो, क्या शब्द है ये, कॉर्निया। नंबर 1 है कॉर्निया। नंबर 2, ये नंबर 2, ये जो बीच का था ये वाला इलाका, ये नंबर 2, ये नंबर 2 का नाम है एक्वस ह्यूमर, AQUUS, स्पेलिंग देख लेना भाई, खतरनाक स्पेलिंग है बड़ी, है ना, AQUEOUS, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, HUMOR, एक्वस ह्यूमर, ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 है। नंबर 3 देखना, ये वाले जो है ये बड़े बड़े, ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, ये और ये ऊपर और नीचे, ये नंबर 3 है। नंबर 3 है आइरिस, नंबर 3 है आइरिस। इसको इरिस मत बोलना, कोई भी इरिस नहीं बोलेगा, आइरिस है, आइरिस, IRIS, ठीक है, आइरिस। ये जो बीच की ओपनिंग दिख रही है आपको, ये जो छेद दिख रहा है आपको बीच का, इसका नाम है प्यूपिल, ठीक है। जो नंबर 4 है वो है प्यूपिल। नंबर 5, ये 5th है,
जो मैं लिख रहा हूं वो दोहराना दोहराना जरूरी है, ठीक है। रिपीट करना, मुंह से निकालना है शब्द, टाइप मत करो, बेशक बोल लो, टाइप कर रहे हैं, बोल लो, बोल लो भाई, बोल लो, ठीक है। तीसरा नंबर आइरिस, चौथा नंबर प्यूपिल, पांचवा नंबर है आइलेंस। आइलेंस ये वाला फ्लेक्सिबल होता है, ये ऐसा नहीं होता जैसे हमारे चश्मे का लेंस होता ना, ये तो स्टिफ है, ये तो हार्ड है। ये हार्ड नहीं होता, हार्ड नहीं होता, ये ऐसे हिलता रहता है ऐसे, ठीक है ना, मतलब सॉफ्ट रहता है, ये फ्लेक्सिबल रहता है ये, ठीक है ना, ऐसा ही बनाया भगवान ने इसको। नंबर 5। नंबर 6 सिक्स्थ, ये जो ऊपर से और नीचे से जकड़ा हुआ जो है नंबर 6, यस अव्यांजलि कुमार, यस नंबर 6। नंबर 6 है सिलरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक है ना, दोनों तरफ से मसल्स हैं जिन्होंने जकड़ा हुआ इस लेंस को, सिलरी मसल्स नाम है उनका, स्पेलिंग देख लेना भाई, सिलियरी मसल्स। नंबर 7, जिससे ये पूरी आंख भरी रहती है, इस पूरी आंख का जो सबसे ज्यादा फिलिंग पार्ट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब चीज भरी रहती है, वो 7वां नंबर है विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, ये नंबर 7 है, जिससे पूरी आंख भरी रहती है ऐसे, यहां इस पूरे में विट्रियस ह्यूमर भरा रहता है ऐसे पूरे में। नंबर 8, ये जो 8 नंबर है, ये आंख के पीछे की तरफ है जो, ये मतलब मान लो अगर ये आंख है आपकी, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड जो स्क्रीन है, इसको बोलते हैं रेटिना। 8 नंबर है रेटिना। 9th नंबर, 9वां नंबर, ये जो पतली सी कैनाल आपको दिख रही है, दैट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेकर के जाती है, जो भी सिग्नल रिसीव होगा उसको ब्रेन तक लेकर जाने का काम ऑप्टिक नर्व का है। तो ये सारे 9 पार्ट हैं, एक बार मेरे पीछे पीछे दोहराना सारे पार्ट्स, मेरे पीछे पीछे दोहराना। नंबर 1 कॉर्निया, नंबर 2 एक्वस ह्यूमर, नंबर 3 आइरिस, नंबर 4 प्यूपिल, नंबर 5 आइलेंस, नंबर 6 सिलरी मसल्स, नंबर 7 विट्रियस ह्यूमर, नंबर 8 रेटिना, नंबर 9 ऑप्टिक नर्व। तो ये 9 पार्ट है टोटल। कोई ह्यूमर की स्पेलिंग यहां पर मेरे को बता रहा है OUR है, कोई बता रहा है OR है, चलता है दोनों। कलरफुल वर्ल्ड के अंदर भी देख लो क्या स्पेलिंग है, ये देखो COLOUR और COLOR दोनों चलते हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है ना। हमें मत सिखाओ हमें सिखा रहे हैं कबूतर कहीं के, HUMOUR लिखो सर, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, बहुत पीटेंगे तुमको। चलो फंक्शन देखते हैं इसका बेटा, ठीक है, फंक्शन देखते हैं इसके। अब देखो सबसे पहला कौन है, सबसे पहला कॉर्निया है बेटा। कॉर्निया समझना क्या चीज होती है, ठीक है, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है आपके काम का नहीं है, ना ही ब्लाइंड स्पॉट काम का, ना येलो स्पॉट काम का, ना स्क्लेरा काम का, ये सारी चीजें अन्य किताबों में दी होती हैं, कोई फायदा नहीं है इनका। ये 9 पार्ट जो है वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको यही पढ़ना है। इनमें से भी 5 ही पूछे जाते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन जो आता है वो 5 पे ही आता है। ये ह्यूमर पे क्वेश्चन भी नहीं आता कोई, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं देखा कभी, विट्रियस ह्यूमर पे आया हो, कभी एक्वस ह्यूमर पे आया हो, नहीं देखा, ठीक है। इन पर भी इकट्ठा होकर के क्वेश्चन आता है, इन पर भी इकट्ठा हो गया आता है, इस पर आ जाता है, ठीक है, रेटिना पर आ जाता है, ऑप्टिक नर्व पे फिर क्वेश्चन नहीं आता। तो क्या ही बताऊं वो बातें, ब्लाइंड स्पॉट उसका कोई रिलेशन नहीं है फिजिक्स का, फिजिक्स के साथ कोई मतलब नहीं है उस चीज का, ब्लाइंड स्पॉट का, येलो स्पॉट का, स्क्लेरा का, ये सब चीजें दे रखी हैं, कई कई किताबों में दे रखी है, कोई नीड नहीं है आपको उसकी जानने की, ठीक है। नंबर 1 कॉर्निया। अपन यहां आई की बायोलॉजी पढ़ने नहीं बैठे भाई, हम यहां आई की फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं, है ना। इंसान की आंख की फिजिक्स कैसी है वो पढ़ने बैठे हम यहां, इंसान की आंख की बायोलॉजी कैसी है उससे अपने को मतलब नहीं है। तो बायोलॉजी के अंदर आती होंगी वो सब चीजें, कई बार ध्यान आता है इस चीज का, ठीक है। चलो सुनना अब, नंबर 1 कॉर्निया। कॉर्निया मतलब सबसे आउटर कवरिंग है, ये सबसे बाहर की कवरिंग है ये। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कॉर्निया रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेज। गलत बोल रहे हो बेटा कोई सही तो बोलो गलत बोल रहे हो। बैक्टीरिया को रोकता है, बोलो।
सर लाइट हम नहीं पढ़े हैं, तो पढ़ के आओ। यहां क्या करने आया है? ह्यूमनाई पढ़ने आया है, बिना लाइट पढ़े नहीं आएगी समझ में। लाइट पढ़ के आओ पहले पूरा। पिजन कहीं के, उड़ जा यहां से। प्रोटेक्ट करना आई को, एब्जॉर्ब करना आई को, एब्जॉर्ब द आई, आई को एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई मतलब है जो तुम लिख रहे हो? प्रोटेक्ट करता है, सही बात है, सही बात है। ये प्रोटेक्ट करता है किसको? आंख के इंटरनल पार्ट को। प्रोटेक्ट्स द आई, प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम हॉस्टाइल मटेरियल। हॉस्टाइल का मतलब होता है जो कोई प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे डस्ट का पार्टिकल, है ना। बाहर का कोई भी पैथोजन हो सकता है जो आंख के अंदर जाकर के आंख का सर्वनाश कर सकता है, मतलब बीमारियां लगा सकता है आपको। आंख की डिफरेंट जो ये ईएनटी या फेशियल चीजें, इनकी कोई बीमारी लग सकती है आपको, तो उससे बचाने का काम किसका है? कॉर्निया का है ना। सुनते और समझते भी जाना साथ साथ, है ना। खाली कमेंट मत देखते रहो अगर वो। तो कॉर्निया क्या है? प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम हॉस्टाइल एलिमेंट्स। और हॉस्टाइल एलिमेंट्स कौन हो सकते हैं? डस्ट, डस्ट हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह इसका मुख्य काम नहीं है। कॉर्निया का मेन काम यह नहीं है। कॉर्निया का मेन काम तो है इस अंदर वाले लेंस की सहायता करना। यह जो अंदर लेंस लगा हुआ है विच इज कॉन्वेक्स लेंस, उसकी हेल्प करने का काम है इसका। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है। बोलो हां भाई, ये लेंस क्या करता है? लाइट को इकट्ठा करता है कि नहीं करता? तो उसकी सहायता करने का काम इस कॉर्निया का भी है। यानी 80% लाइट जो होती है वो इस कॉर्निया से ही रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो इसके पास कुछ कम ही लोड आता है। आंख के लेंस के पास लोड कुछ कम ही आता है। क्यों? क्योंकि 80% ऑफ द लाइट, 80% ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्ट्स यूजिंग इट। ठीक है जी। 80% लाइट जो है वो क्या करती है? यही रिफ्रैक्ट कर देता है। तो मुख्य काम इसका रिफ्रैक्शन है। अपने को तो फिजिक्स पढ़नी है भाई, हमें तो फिजिक्स से मतलब है। ये 80% लाइट को रिफ्रैक्ट करके अंदर भेजता है, तो इसके ऊपर लोड कम आता है। ये काम था इसका। एक्वस ह्यूमर की बात करते हैं। चलो, एक्वस ह्यूमर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसकी बात तो करनी पड़ेगी। देखो भैया, सबसे पहले तो ये शब्द देखना, एक्वा रूट वर्ड है इसका, है ना। अब एक्वा का मतलब होता है पानी। तो असल में एक्वस ह्यूमर जो होता है ना, इसकी कंसिस्टेंसी पानी जैसी होती है। जैसे आंसू आते हैं ना हमारे, वो भी कैसे होते हैं? पानी जैसे दिखते हैं। पानी जैसा ही वो, मतलब उसका विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन जो होता है पानी जैसा होता है। ऐसे इसका भी कैसा होता है? पानी जैसा होता है। यानी वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है इसकी, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी। एक बात हो गई। दूसरा काम क्या है इसका? मतलब ये तो काम तो हुआ नहीं है, तो इसकी कंसिस्टेंसी की बात हो गई। इसका काम क्या है? एक्वस ह्यूमर का काम होता है इनसाइड आई के और आउटसाइड आई के प्रेशर को मेंटेन करना। यह प्रेशर बैलेंस क्रिएट करता है आई के अंदर और आई के बाहर। यह फ्लूइड टाइप है। एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड जैसा होता है, पानी जैसा होता है। यह ज्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा, और बाहर के और अंदर के प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है। तो यही इसका काम है, प्रेशर बैलेंसिंग। प्रेशर बैलेंस क्रिएट करता है इनसाइड एंड आउटसाइड द आई। प्रेशर बैलेंस इन आउट ऑफ आई, आंख के अंदर आंख के बाहर प्रेशर बैलेंस को क्रिएट करता है। ठीक है, ये हो गया एक्वस ह्यूमर का काम। एक्वस ह्यूमर का काम प्रेशर बैलेंस। नंबर 3 पर चलते हैं। देखो, अब नंबर 3 को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 3। नंबर 3 और नंबर 4 ये जोड़े में काम करते हैं, अकेले का काम नहीं है। ठीक है ना। कैसे काम करते हैं? ये जोड़ी में काम करते हैं, जोड़ेदार हैं ये दोनों। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कि क्या काम रहता है आइरिस और प्यूपिल का। जरा यहां देखना, नंबर 3 को देखो। ये नंबर 3 है। ये जो दरवाजे बने हैं ना, दरवाजे देखना, ये दरवाजे हैं, है ना। दरवाजों का पल्ला समझते हो ना क्या होता है? जो दरवाजा होता है खुद उसको पल्ला बोल सकते हैं। खिड़की के पल्ले पता होंगे आपको। जैसे खिड़की का पल्ला बंद हो गया, अब एक खिड़की का पल्ला खुल गया, ये पल्ला बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद हो गया, ये खुल गया, है ना। तो इसको पल्ला बोलते हैं। जो मेरे हाथ है पल्लों का काम कर रहे हैं। तो आइरिस जो है वो पल्ले का काम करता है, खिड़की के पल्ले का काम करता है, यानी दरवाजे का काम करता है। ठीक है। और ये 4 नंबर यानी प्यूपिल क्या करता है? तो प्यूपिल कुछ नहीं, प्यूपिल तो छेद का नाम है बस। प्यूपिल इज द नेम ऑफ द ओपनिंग इटसेल्फ। बस जो ये ओपनिंग है, केवल इसी का नाम प्यूपिल रखा गया। प्यूपिल असल में कोई फिजिकल चीज नहीं है कि आपको बोल दूं भाई ये प्यूपिल है। छेद का नाम प्यूपिल है, समझ गए। जो ओपनिंग बनी हुई है ना, उसका नाम प्यूपिल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने खिड़की का पल्ला ऐसे कर लिया, बंद कर लिया ऐसे,
तो मुझे बताओ ओपनिंग है क्या? कोई ओपनिंग नहीं है। तो ओपनिंग नहीं है तो लाइट अंदर जा पाएगी क्या? मतलब अगर ये आइरिस पूरे बंद हो जाए ऐसे करके, ये आइरिस यहां तक आ जाए, देखना समझना, आइरिस यहां तक आ जाए और यहां तक आ जाए, इधर तक आ गया, ये इधर तक आ गया, ये तो लाइट एंटर कर पाएगी अंदर क्या? नहीं कर पाएगी। बात समझ में आई? तो आइरिस जब पल्ला बंद कर लेगा तो लाइट भी आनी बंद हो जाएगी, है ना। ऐसी मान लो थोड़ा सा खोल लिया तो लाइट थोड़ी थोड़ी आएगी, और खोल लिया लाइट और थोड़ी आएगी, और खोल लिया लाइट और ज्यादा आएगी, और खोल लिया लाइट और। मतलब ये क्या करता है? ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, बस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, बस यही काम है इसका, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। बच्चे यहां लिख रहे हैं, बिल्कुल, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, यही इसका काम है बस, है ना। जैसे खिड़की का पल्ला बंद हो गया तो हवा आएगी क्या? नहीं आएगी। लाइट आएगी क्या? नहीं आएगी, है ना। और खिड़की का पल्ला खुल गया तो हवा भी आएगी, लाइट भी आएगी, वही वाला सीन है। समझ गए ना भाई? तो खिड़की के पल्ले बने और ये क्या छेद है, ये खिड़की का छेद है जिसमें से हवा अंदर आएगी, बस। आइरिस प्यूपिल इसलिए बोल रहा हूं जोड़ी में काम करते हैं। तो आइरिस क्या हो गया? आइरिस हो गया कंट्रोल करता है, किसको? कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, बस इतना ही काम है इसका। और प्यूपिल का काम क्या हुआ फिर? प्यूपिल का भी काम समझ में आ गया होगा कि भाई प्यूपिल अगर बंद है तो लाइट कम एंटर करेगी या नहीं एंटर करेगी, और साइज अगर इसका थोड़ा सा खुला हुआ है प्यूपिल का तो फिर लाइट एंटर करेगी। यानी ये क्या करता है? ये रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स का मतलब चेक रखता है। रेगुलेटर का क्या मतलब होता है? चेक रखना किसी चीज पर, है ना। रेगुलेट करते रहना, उसको देखते रहना, जांचते रहना, है ना। तो प्यूपिल का काम क्या है? रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड आई, आंख के अंदर कितनी लाइट जा रही है उस पर चेक रखेगा कौन? प्यूपिल, है ना। उस पर चेक रखेगा कौन? प्यूपिल। तो आइरिस असल में क्या है? एक तरह का मसल है, एक तरह का मसल है, जिंदा है ये। इसमें मैं बोलूं अगर कि मसल जो होते हैं वो हमारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ना, चलने फिरने में हेल्प करते हैं। अगर हम खाली कंकाल का ढांचा होते और हमारे ऊपर मसल ना होते तो कंकाल का ढांचा ऐसे पड़ा रहता, हिलता ही नहीं वो ऐसा नहीं होता। बिना मसल के आप मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये मूवमेंट के लिए क्या है? मसल्स हैं। आइरिस नाम के मसल होते हैं आंख के अंदर, जिसकी वजह से ये प्यूपिल छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा होता है, ठीक है। सो आइरिस प्यूपिल जोड़े में काम करते हैं, जोड़ीदार में काम करते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में? ओके, चलें आगे। कुछ बंदे ब्लॉक होने वाले हैं बेटा आज, पक्का बता रहा हूं। अमित कुमार पक्का ब्लॉक होगा बेटा आज, और ऐसा ब्लॉक होगा कि पूरे साल के लिए ब्लॉक है। फिर ढूंढियो गर्लफ्रेंड अपनी, कहां गई? ब्लॉक लिस्ट में होगी वो भी। गर्लफ्रेंड चाहिए इसको, ब्लॉक होगा बेटा अमित कुमार, ध्यान रखियो। नाम नोट हो गया है, तेरा कपल बढ़वाऊं अभी, ठीक है जी। आइरिस प्यूपिल का काम समझ में आया है। आइरिस का काम पल्ला, है ना, और प्यूपिल से क्या होगा? लाइट अंदर आएगी या नहीं आएगी, कंट्रोल होगा उसका साइज, है ना, कंट्रोल होगा उसका साइज। ओके, चलिए अब बात करते हैं आई लेंस के बारे में। ये रहा, अब अगले पार्ट पे आ गए, 5-6 पर आ गए, 5-6 पर। अब ऐसा भैया, आई लेंस और सिलरी मसल ये भी जोड़े में काम करते हैं, ठीक है ना, ये भी जोड़ी में काम करते हैं। इनका भी काम कैसा है? पेयर में काम करना, जोड़े में काम करना। कैसे समझाता हूं, देखो। जैसे प्यूपिल तो छेद था, डेड था वो तो, है ना, वो तो डेड था। काम कौन कर रहा था? काम तो ये आइरिस नाम का मसल कर रहा था, काम तो ये आइरिस नाम का मसल कर रहा था। मसल ही हिल रहा था ना। सेम टू सेम यहां है बेटा, सेम टू सेम यहां। उसी एनालॉजी से आपको भी समझ में आएगा कि सिलरी मसल्स जो हैं ये जिंदा होते हैं क्योंकि ये मसल हैं, क्योंकि ये मसल हैं, ये मोशन में हेल्प करेंगे, ये चलेंगे, है ना, ये चलेंगे। और आई लेंस क्या है? आई लेंस डेड है भाई, आई लेंस नॉन लिविंग है। आई लेंस को पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है आई लेंस को नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। करता उसके साथ कौन है? सिलरी मसल उसके साथ कुछ कुछ करता है ना, सिलरी मसल उसके साथ कुछ कुछ करेगा। ओके, तो सिलरी मसल यहां पर कौन हो गया? जिंदा हो गया। आई लेंस मरा हुआ है, आई लेंस डेड है, आई लेंस को कुछ नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। खैर, आई लेंस का अपना रोल क्या है फिर वो बताता हूं आपको, इसका अपना फंक्शन या इसका अपना रोल क्या है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि यह आई लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है, पहली बात। और कॉन्वेक्स क्या करता है? कॉन्वेक्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। बच्चा बच्चा जानता है वाली बात। खैर, जिसने लाइट नहीं पढ़ा वो क्या ही जानेगा। तो जिन्होंने लाइट नहीं पढ़ा भाग जाओ यहां से, टाइम पास मत करो, गर्लफ्रेंड मत ढूंढो, यहां नहीं मिलने वाली, ब्लॉक और हो जाओगे तुम पूरे साल के लिए, वो भी पैसा बर्बाद
तो रियल इन्वर्टेड क्या बनाता है? इमेज बनाता है। कौन? कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाने का काम करता है। ठीक है, कहां बनाएगा? स्क्रीन पे बनाएगा, रेटिना पर। यहां से लाइट आएगी ऐसे, अभी बताऊंगा, ऐसे लाइट आएगी और ऐसे आकर के यहां ऐसे करके कन्वर्ज करता है। ठीक है ना, कन्वर्ज करता हुआ बनेगा किधर? रेटिना पर। ओके, तो इसका काम यही है, रियल इन्वर्टेड इमेज को बनाना। रियल इन्वर्टेड इमेज को बनाना कहां? रेटिना पर। रेटिना पर, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स लेंस है ये, कन्वर्ज करना लाइट को। बिल्कुल सही है भाई, स्वतंत्र शगुन, सही बोल रहे हो बेटा, है ना। ठीक है, चले आगे। बड़ा लिखिए सर। अरे तो फुल स्क्रीन करना, क्यों कमेंट में लगा हुआ है? फुल स्क्रीन करके देख। सिलरी मसल देखो भाई, सिलरी मसल देखो। सिलरी मसल क्या कर रहे हैं असल में? सिलरी मसल ने इस लेंस को दो तरफ से पकड़ा हुआ है ना, दो तरफ से पकड़ा हुआ है। तो क्या करते हैं बताइए? इस फ्लेक्सिबल लेंस को मोटा या पतला करते हैं। अब बच्चा पूछा सर मोटा पतला करने से क्या होता है? मतलब इस लेंस की पावर को चेंज करते हैं। आपको यह बात ध्यान होगी, पावर ऑफ द लेंस लेक्चर जाकर के देख लेना अगर याद ना आ रही हो तो, और अगर याद है तो अच्छी बात है क्योंकि रिसेंटली करवाया था। पावर ऑफ द लेंस के अंदर आपने पढ़ा था कि लेंस अगर मोटा रहता है तो पावर ज्यादा रहती है, लेंस अगर पतला रहता है तो पावर कम रहती है। यह बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अच्छा, पावर अगर कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगी, है ना। तो लेंस अगर मोटा है तो पावर ज्यादा है और फोकल लेंथ कम है, लेंस पतला है तो पावर कम है और फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा है। तो इसकी फोकल लेंथ को कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करता है। इसकी फोकल लेंथ को कम ज्यादा, मतलब लेंस को मोटा पतला करता रहता है। लेंस ऐसे 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 होता रहता है, पूरा दिन ये चलता रहता है। आप दूर का देखते हो लेंस पतला हो जाता है, आप पास का देखते हो लेंस मोटा हो जाता है, दूर का देखते हो लेंस पतला हो जाता है, पास का देखते हो लेंस मोटा पतला पूरे टाइम ये चलता रहता है लेंस के साथ। तो कौन करेगा? लेंस खुद करेगा क्या? खुद नहीं करेगा, सिलरी मसल्स करवाएंगे उससे काम। तो सिलरी मसल उसकी फोकल लेंथ को चेंज करता है, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। यह बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो सिलरी मसल क्या करता है? एडजस्ट करता है, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ को क्या करता है भाई? चेंज करता है, ठीक है ना, बड़ा या छोटा करता है। यस, P इज इक्वल टू 1/f, बिल्कुल, है ना, मोटू पतलू, सही बात है, सही बात है। अमित कुमार ब्लॉक है बेटा, कितना मर्जी सॉरी बोल ले तू गया आज, अब नहीं दिखेगा तू, पक्की बात है। जब तक रिटन अपॉलॉजी साइंड बाय और पेरेंट्स नहीं मिलेगी मेल पर, तब तक अनब्लॉक नहीं होगा। ये लास्ट क्लास अटेंड कर रहा तू, पक्की बात है। और कोई और भी दिख जाएगा रे मुझे ऐसा करता हुआ लेक्चर के बीच में, खासकर गया वो, रिटन अपॉलॉजी चाहिए साइंड बाय और फादर एंड मदर बोथ, तब अनब्लॉक होगा। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। यहां विट्रस ह्यूमर, तुझे पता नहीं ये क्लास है, ये टाइम पास करने आया क्या? सस्ते में अगर तुझे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है तो उसका गलत फायदा उठाएगा क्या? जा पढ़ ले फिर ट्यूशन में ही, कहीं पड़ोस में जहां पढ़ाते हो तुझे, वहीं पढ़ ले जाकर के। विट्रस ह्यूमर देखो भाई, है ना। सिलरी मसल आई लेंस समझ में आया ना? सिलरी मसल कंट्रोल करता है किसको? आई लेंस के फोकल लेंथ को, ठीक है। किसका काम है? सिलरी मसल का। और विट्रस ह्यूमर का काम क्या है? विट्रस ह्यूमर का काम भी समझना। विट्रस ह्यूमर पूरा इसमें भरा रहता है, इसमें भरा रहता है विट्रस ह्यूमर, पूरे में, पूरे में, यहां से लेके यहां तक पूरा भरा रहेगा। काम क्या है इसका? क्यों भरा रहता है विट्रस ह्यूमर? क्या रीजन है विट्रस ह्यूमर का? क्यों होता है विट्रस ह्यूमर यहां पर? तो समझना, समझना। विट्रस ह्यूमर का काम है, बड़ा सिंपल सा काम है। देखो, कभी भी कोई फ्लूइड होता है ना, तो वो कंटेनर के अंदर सब जगह पर फोर्स लगाता है, उसका काम ही यही है। पास्कल लॉ बोलते हैं इसको। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास यानी 9th क्लास नीव में अटेंड करी थी, नीव के जो बच्चे रहे हैं उन्होंने ये चीज पढ़ी थी, उनको ये चीज पढ़ाई गई थी ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। उसके बाद फ्लूइड्स पढ़ाया गया था। फ्लूइड्स के अंदर मैंने बताया था कि एक पास्कल लॉ नाम का एक लॉ लगता है कि जिसके अंदर बर्तन में रखा कोई भी फ्लूइड अगर होगा तो वो उसकी बाउंड्रीज पर, अंदर इनर वॉल्स पर हमेशा फोर्स लगाता रहता है। तो ऐसे ही अगर विट्रस ह्यूमर यहां पर है, विट्रस ह्यूमर अगर यहां पर भरा हुआ है तो वो क्या करेगा? वो सब जगह पर अंदर फोर्स लगाएगा, आंख के अंदर प्रेशर लगाएगा, आंख के सेम प्रेशर सब जगह पर एग्जर्ट करेगा। ऐसे भी है, सब जगह पर क्या करेगा? प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है ना। और इस प्रेशर के चलते क्या होगा? इस प्रेशर के चलते
इस प्रेशर के चलते ये आंख स्फेरिकल बनी रहती है, नहीं तो वो चूसा हुआ आम जैसी लगेगी। अगर विट्रस ह्यूमर ना हो ना तो आग ऐसी पिचक जाएगी, यूं ऐसा मुंह हो जाएगा आंख का। बात समझ में आई ना? ये जो आपको गोल शेप दिखती है ना आंख की, स्फेरिकल शेप, मोटी मोटे गोले दिखते हैं आंख में, आंख गोले जैसी दिखती है, ये गोलाकार शेप जो आती है, स्फेरिकल शेप जो आती है, दैट इज ड्यू टू विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर का काम है मेंटेनिंग स्फेरिकल शेप ऑफ आई, स्फेरिकल शेप ऑफ आई। ओके जी, स्फेरिकल शेप ऑफ आई, ठीक है। बायंट फोर्स नहीं होती बेटा ये कुछ और ही पढ़ते हुए, बायंट फोर्स नहीं है ये पास्कल लॉ है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल उन चीजों पर लगता है जो चीजें डूबने की होती हैं या डूब रही होती हैं, उन पर लगता है। बाहर से कोई और ऑब्जेक्ट अगर आता है तो उस पर बाइंड फोर्स लगती है, बाइंड फोर्स नहीं है, ठीक है, बाइंड फोर्स नहीं है। अच्छा, एट्थ बात आती है रेटिना की। रेटिना क्या काम करती है? ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है? तो इसके लिए जगह नहीं है, पिछला वाला पेज ले लेता हूं मैं, है ना, नंबर 9 जो कि रेटिना है ना, इसका काम क्या है? तो रेटिना ये पीछे वाली स्क्रीन होती है, ये पीछे वाली स्क्रीन, ये वाली, ये यहां पर पीछे की स्क्रीन, ये कटा हुआ दिखा रखा है ऐसे, और ऐसे यहां पर भी ये, ठीक है ना। ये जो स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आई, ठीक है, लिखता हूं यहां पर, इट इज अ स्क्रीन एट द बैक ऑफ आई, ठीक है। अब ये स्क्रीन के अंदर क्या है? अच्छा 8 नंबर है, ठीक है, मान गए भाई, मान गए, तुमको तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को मान गए, नंबर 8 है, ठीक है। हाँ, तो स्क्रीन है एट द बैक ऑफ द आई। इस स्क्रीन में क्या होता है? इस स्क्रीन के अंदर फोटो रिसेप्टिव सेल्स होते हैं, बायोलॉजी की बातें हैं। क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टिव सेल्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, रिसेप्टिव का मतलब होता है उसके प्रति संवेदनशील मतलब उसको ग्रैब करने वाले, उसको रिसीव करने वाले, उसको आने पर मतलब कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करने वाले लाइट के साथ। तो फोटो रिसेप्टिव और सेल्स तो आप समझते हो क्या होता है, ठीक है। तो लाइट जब इन पर पड़ती है, किस पर? इन सेल्स पर। इन सेल्स पर जब लाइट पड़ेगी तो इस फोटो यानी उस लाइट को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। फोटो का मतलब लाइट होता है, तो क्या करेंगे? उसको रिसीव करेंगे। और रिसीव करके दो तरह के सेल्स, दो अलग अलग तरीके काम करते हैं। यहां पर बच्चों ने लिख भी दिया है, दो तरह के सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टिव ही दोनों तरह के सेल्स होते हैं। एक का नाम है रॉड शेप में होते हैं ऐसी, इसलिए नाम रॉड है। दूसरे होते हैं कोन की शेप में होते हैं, इसलिए कोन नाम है। एक की शेप ऐसी होती है कोन सेल, और एक होती है रॉड जैसी, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कोन सेल का काम क्या है, रॉड सेल का काम क्या है, तो बहुत इजी है। कोन सेल का काम होता है सी से कोन और सी से कलर, ऐसे करके याद रख लो। ये असल में कलर सेंसिंग सेल्स है बेटा। आपको जो भी रंग दिखते हैं ना, कलर दिखता है ना आपको, एक कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो ये रंग बिरंगी दुनिया आपको दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि आपके पास कोन सेल्स बहुत भरपूर है। और वो जानवर, ऐसे कई एनिमल्स होते हैं कि जिनको कलर ब्लाइंड होते हैं, कुछ 2-3 रंग ही दिख पाते हैं, सारे रंग उनको नहीं दिखते। तो इसका मतलब यह कि उनके कोन सेल जो है वो संख्या में कम है। कोन सेल जब संख्या में ज्यादा होते हैं तो ज्यादा रंग दिख पाते हैं, और कम मतलब डिफरेंट वैरायटीज के, डिफरेंट वेवलेंथ के कलर आपको दिख पाएंगे, ठीक है ना। तो जो जानवरों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, यानी 2 से 3 ही रंग उनको दिख पाते हैं, या जिन इंसानों को भी ये दिक्कत होती है, तो उनके कोन सेल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो कोन सेल, सी से याद रखना, सी से कोन, सी से कलर सेंसिंग सेल्स होते हैं। और रॉड सेल, ये इंटेंसिटी सेंसिंग सेल्स होते हैं, इंटेंसिटी सेंसिंग सेल्स। अब इंटेंसिटी सेंसिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हमारे पास रॉड सेल भी बहुत सारे होते हैं इंसानों के पास। हम ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं तो इंसान की आंख की बात कर रहे हैं। हमारे पास भरपूर मात्रा में रॉड सेल्स भी हैं, भरपूर मात्रा में कोन सेल्स भी हैं, इसलिए हम रंग भी बहुत सारे देख लेते हैं और इंटेंसिटी भी बहुत सारी सेंस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आप रात को ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी या बाइक लेकर के, स्कूटी लेके आप रात को निकल के रात को ड्राइव कर रहे हैं, तो भाई स्ट्रीट लाइट जल रही है तो भी आपकी ड्राइव चल रही है। स्ट्रीट लाइट ना भी हो, कुछ ऐसे इलाके हैं भाई हमारे देश में जहां स्ट्रीट लाइट ही नहीं है, जहां स्ट्रीट लाइट नहीं है वहां भाई हमारी हेडलाइट से काम चल जाता है, वहां गाड़ी की हेडलाइट से काम चल जाता
है ना। अच्छा मान लो चलो वो भी खराब है, तो भाई मूनलाइट है, मूनलाइट से भी काम चल जाता है, कहीं कहीं है ऐसी जगह भी, है ना। जैसे खाली खेत है, मान लो दूर दूर तक कोई और लाइट है ही नहीं, तो मूनलाइट से भी काम करते हैं, मूनलाइट के अंदर भी घूम फिर लेते हैं। हम लोग तो फुटबॉल खेला करते थे मूनलाइट के अंदर, जब लाइट जाती थी तो सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, फुटबॉल एक ले आया और मूनलाइट के अंदर फुटबॉल खेल रहे, अलग ही मजा आता था फुटबॉल खेलने का, पैरों में पैर लग रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मजा आता था। तो हम तो मूनलाइट में भी देख लेते हैं, इंसान लोग तो मूनलाइट में भी काम कर लेते हैं। लेकिन आप पशु पक्षी का सोचो जरा, जो पशु पक्षी होते हैं वो सूरज के उगने के साथ उठते हैं और सूरज के डूबने के साथ सो जाते हैं। उनके लिए शाम 5 बजे 6 बजे जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद उनके लिए पूरा अंधेरा है। वो ये वाली रोशनी में भी नहीं देख सकते, जो आर्टिफिशियल रोशनी है, इनमें भी उनको बड़ा पार्शियली सा कुछ दिखता है। और हम तो पढ़ाई कर लेते हैं इसमें, हम तो लालटेन में पढ़ाई कर लेते हैं, हम तो मोमबत्ती में पढ़ाई कर लेते हैं। उनको मोमबत्ती का प्रकाश दिखेगा ही नहीं, सिर्फ उनको ऐसे जलती हुई सी लौ दिखेगी छोटी सी, उसका जो दूर तक प्रकाश फैल रहा है, उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो विजिबल ही नहीं होता पशु पक्षियों को। इसे बोलते हैं कि इंटेंसिटी कम होना, इंटेंसिटी कम है उनकी, रॉड सेल्स उनके पास कम है। हम तो मूनलाइट में घूम लेते हैं, हम तो हेडलाइट में भी चले जाते हैं। आपने देखा रात को घूमते हुए पशु पक्षी रात को उड़ रहे हैं, कोई एक आधा वो बैट वैट आउल वाल ये लोग होते हैं, इसके अलावा मोस्टली जो होंगे वो सब सो जाते हैं। सूर्यास्त के साथ वो लोग अपनी नींदों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ दिखता नहीं, उसके बाद वो अंधे हो जाते हैं एक तरीके से, है ना। तो इंटेंसिटी उनकी कम है, इंटेंसिटी सेंसिंग जो कैपेबिलिटी है उनकी कम है, क्योंकि रॉड सेल उनके पास कम है, हमारे पास रॉड सेल भरपूर है। ये कहानी थी रेटिना की। तो रेटिना एक स्क्रीन है भैया, आंख के पीछे की तरफ है, फोटो रिसेप्टिव सेल्स से भरी हुई है, कौन सेल कलर वाले, रॉड सेल इंटेंसिटी वाले। इतना ही आपको जानना था इसके बारे में। नंबर 9 और सबसे आसान, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है भाई, तो देखो जैसे ही ये फोटो रिसीव होगी यानी लाइट रिसीव होगी, ठीक है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी इसके हिसाब से कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनेंगे, जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू नर्वस सिस्टम, है ना, ऑप्टिक नर्व है ना, तो नर्व के अंदर कौन से सेल्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे ना, तो न्यूरॉन्स के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यानी जो करंट होता है वो करंट जाएगा दिमाग के अंदर, और दिमाग आपको पता है करंट पर काम करता है। ये बात आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी, है ना। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, इवन न्यूरॉन का स्ट्रक्चर 10th क्लास के अंदर भी है, दोनों में है ना। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर शायद से आपने पढ़ लिया होगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। साइनेप्स होता है, एक से दूसरे में छलांग मारता है तो बिजली से चलता है, मतलब वो पूरा कनेक्शन जो है वो करंट पर बेस्ड होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्रिएट होते हैं ऑप्टिक नर्व के द्वारा, और वो लेके जाए जाते हैं ब्रेन तक, ठीक है ना। तो यहां लिख देता हूं कि ऑप्टिकल सिग्नल्स कन्वर्टेड into electrical impulses taken to brain, ठीक है ना। तो ब्रेन तक लेके जाया जाता है उसको, और ब्रेन उसको रीड कर लेता है, ठीक है, ब्रेन उसको रीड कर लेगा। ओके, एक बात और बताता हूं आपको, अभी अभी आपने पढ़ा था, कहां गया भाई, कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो सोचो अगर रियल इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पर बनती है तो इसका मतलब सारी दुनिया उल्टी है क्या? ऐसा तो नहीं है, है ना। अगर मैं सीधा चल के जा रहा हूं सड़क पर और मेरे को रियल इन्वर्टेड इमेज बनती उसकी दिख रही है, क्योंकि वो सीधा है, तो इसका मतलब तो आकाश नीचे होगा, धरती ऊपर होगी। अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है यानी उल्टी इमेज बन रही है, इसका मतलब जो दुनिया आपको दिख रही है वो तो उल्टी है असल में। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में क्या होता है कि जब ये रिसीव होकर के ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन ही इसको क्या करता है, खुद ही उल्टा देता है। ब्रेन इसको खुद ही इन्वर्ट कर देता है, यानी एक बार इन्वर्ट तो इसने किया, जब फिजिकल इन्वर्जन हुआ, फिजिकली इन्वर्ट तो करना ही था, है ना, तो ब्रेन उसको फिर से इन्वर्ट कर देगा, यानी इन्वर्ट का इन्वर्ट वापस सीधा हो जाएगा। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं देख रहा हूं अभी, है ना, आप भी देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट को, है ना, तो मेरी रेटिना पर ही ऐसा बनेगा उल्टा, और फिर ब्रेन क्या करेगा, इसको सीधा करके दिखा देगा, तो मेरे को सीधा ही दिखेगा अल्टीमेटली, है ना। तो दुनिया जैसी आपको सीधी दिख रही है वैसी ही है, बस उसको ब्रेन ने क्या कर दिया, सीधा कर दिया। बायोलॉजी की बातें हैं ये, तो बायोलॉजी वाली मैम का सर खाना इस बात में आप तुम, है ना, मेरा नहीं खाना। ओके, सो दिस वाज ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स, ठीक है। तो ह्यूमन आई का आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ओके, पार्ट्स को लेबल करना बहुत जरूरी है, पार्ट्स के फंक्शन आपको आने चाहिए, और मैं यहां पर कुछ मार्क कर रहा हूं, वो जरूर आपको याद करने ही करने हैं। जैसे कि कॉर्निया याद करना है आपने,
आइरिस आपको पता होना चाहिए, प्यूपिल आपको पता होना चाहिए, आइलेंस आपको पता होना चाहिए, सिलरी मसल आपको पता होना चाहिए और रेटिना आपको पता होना चाहिए। बाकी कोई पता हो या ना हो आपकी मर्जी है। ये सब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, जनरल लाइफ के लिए भी तो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, ऑप्टिकल सिग्नल्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल सिग्नल का मतलब बेटा लाइट ही है। बच्चा पूछ रहा व्हाट इज ऑप्टिकल सिग्नल? ऑप्टिकल सिग्नल का मतलब लाइट जो आ रही है वो ऑप्टिकल सिग्नल्स के फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आती है, उसी का कन्वर्जन होता है फिर है ना। तो घबराओ मत, दुनिया सीधी ही है। ठीक है, चलो बढ़िया। पावर ऑफ अकोमोडेशन समझते हैं क्या होता है। देखो इसके अंदर एक जो शब्द आया हुआ यहां पर एक जो वर्ड आया हुआ अकोमोडेशन, अकोमोडेट करना, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज अकोमोडेट करना? हम कहीं घूमने जाते हैं, मान लो कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे घूमने के लिए गए हैं ना, तो हम यहीं से फोन घुमा देते हैं उसको सीधा। हम कहते हैं भैया ऐसा हम 3 लोग आ रहे हैं तो 3 लोगों के लिए एक अकोमोडेशन देखनी है, ऐसा एक रूम देखना भैया कि 3 लोग आराम से अकोमोडेट हो जाएं। क्या मतलब हुआ अकोमोडेशन का? क्या मतलब हुआ अकोमोडेशन का भाई? बोलो ना। कंफर्टेबल नहीं होता इसका मतलब बेटा, एडजस्ट। या यस यस, सोचो, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया उससे सोचो। अकोमोडेट कर देना का क्या मतलब है? एडजस्ट कर देना, भर देना, एक रूम में 3 भरे जाएं लोग, यही मतलब हुआ ना भाई। यस, अकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। तो किसको एडजस्ट कर रहे हैं भाई? एडजस्ट अगर कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? तो यहां पर पावर का एडजस्टमेंट होता है। और पावर का मतलब क्या हुआ? पावर का मतलब फोकल लेंथ ही तो है, क्योंकि आप जानते हो कि पावर इज इक्वल टू 1/f होता है या नहीं होता लेंस के केस में? बोलो भाई, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है या नहीं होता है ना। तो इसका यही मतलब है, इसका ये मतलब है कि पावर को कम ज्यादा करना, यानी फोकल लेंथ को कम ज्यादा करना। पावर कम फोकल लेंथ ज्यादा, पावर ज्यादा फोकल लेंथ कम, यानी फोकल लेंथ को कम ज्यादा करना, एडजस्ट करने की ही कैपेबिलिटी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हुआ? जो लेंस है, जो इंसान की आंख है, उसके अंदर जो लेंस है और जो सिलरी मसल है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? एडजस्ट करते रहते हैं फोकल लेंथ को, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो जो ये एडजस्टमेंट चल रहा है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाला, इसी का नाम पावर ऑफ अकोमोडेशन है। ठीक है ना, इसी का नाम पावर ऑफ अकोमोडेशन है। ओके, तो देखो एक बार, द एबिलिटी ऑफ द आई, आंख की एबिलिटी, आंख की एबिलिटी है ये क्या करना? टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज द डिस्टेंसेस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी फोकल लेंथ के जो डिस्टेंस है उसको क्या करना? आगे पीछे करना, फोकल लेंथ को आगे पीछे घटाना या बढ़ाना। हाँ, सेटल करना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एडजस्ट करना, फिट करना, बात एक ही है। शिफ्ट करना, ये सब एक ही शब्द है। आप यहां पर अलग अलग पर्यायवाची लिख रहे हो, उसके सब एक ही बातें हैं। ठीक है, तो अब सुनना होता क्या है, आपको फैक्ट डिस्कस करता हूं आपके साथ में। देखो क्या होता है, जब हम किसी दूर की चीज को देख रहे होते हैं, बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, कमेंट को रोक करके और फुल स्क्रीन करके, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। समझ में नहीं आई तो गई, उड़ जाएगी ये। ठीक है, समझ नहीं आएगी फिर, इसलिए ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। देखो क्या होता है, जब हम किसी दूर की चीज को देखते हैं ना, तो लाइट दूर से आ रही होती है ना। हम दूर की चीज को फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब कहां से लाइट उठा रहे हैं? दूर से लाइट उठा रहे हैं। और दूर से आने वाली जो लाइट होती है दैट इज हमेशा पैरेलल। दूर से आने वाली लाइट कैसी होती है? हमेशा पैरेलल। ठीक है, इतना समझ में आता है ना? दूर से आने वाली लाइट कैसी होगी? पैरेलल होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम पास की कोई चीज पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं मान लो, है ना, तो उसमें हमने एक शब्द पढ़ा, मान लो यहां पर लिखा RAM, राम, है ना, मैंने कोई शब्द पढ़ा राम, तो RAM या रा बड़ा आमा, जो भी पढ़ा आपने, है ना, राम पढ़ा आपने मान लो, तो वो जो शब्द है वो पास है आपकी आंख के, है ना, आंख के, क्योंकि आप अखबार ऐसे रख के पढ़ो, अखबार को 20 मीटर दूर रख के थोड़ी पढ़ता, अखबार ऐसे पढ़ोगे आप, है ना। तो पास में जो वर्ड लिखा हुआ है, इसमें से जो लाइट पर आप फोकस कर रहे हो, यानी वर्ड पर आप फोकस कर रहे हो, उसमें से लाइट कैसे कैप्चर होगी? उसमें से लाइट कैसे निकलेगी? उसमें से लाइट ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे। देखना जरा, देखना जरा कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे। ये कैसे आ रही है? ये कैसी लाइट है? ये पैरेलल है क्या? ये पैरेलल है क्या? नहीं, ये डाइवर्जिंग लाइट है। ये कैसी लाइट है? ये बाहर की तरफ ऐसे निकलती हुई लाइट है। यानी ये अगर ऑब्जेक्ट है आपका, मान लो ये डॉट ही कोई ऑब्जेक्ट है पास में रखा हुआ आंख के, तो इसमें से जो लाइट निकल के आएगी वो कैसे? पैरेलल निकल के आएगी क्या? जी नहीं, लाइट कैसे निकल के आएगी? ऐसी डाइवर्जिंग लाइट निकल के आएगी, है ना, डाइवर्जिंग लाइट निकल के आएगी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे एक बात बताओ, सीधी लाइट को, हाँ जी, सीधी लाइट को तो ये फोकस पे फोकस कर देता है, बोलो हाँ, है ना, यानी इसका फोकस कहीं कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए, रेटिना पर।
क्योंकि आपको देखना कहां पे है, रेटिना पर ही देखना होता है चीजों को, रेटिना ही सेंस कर सकती है, रेटिना ही फोटो सेंसिटिव है, फोटो रिसेप्टिव है ना। तो वही क्या करेगी, उसी के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा इसको, है ना। तो बात को ध्यान से सुनना, ये लेंस है बेटा, बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी बात, ये लेंस है, फोकस ये है। तो फोकल लेंथ क्या है, ये पूरी फोकल लेंथ है, यहां से लेके यहां तक पूरी फोकल लेंथ होगी, बोलो हां, है ना। यहां से लेके यहां तक पूरी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये लाइट सीधी आ रही थी तो इसको फोकस पर मिलाना कोई बड़ी बात तो नहीं थी। बड़ी बात क्यों नहीं थी, क्योंकि भाई इस लेंस का नेचर ही कन्वर्जिंग करना है, हां या ना। भाई सीधी लाइट को तो ये आराम से क्या कर सकता है, कन्वर्ज कर सकता है, और कर भी दिया, लेकिन एक डाइवर्जिंग लाइट को कन्वर्ज करना उतना आसान नहीं है इसके लिए। आप सोचना इस बात को, अगर एक ऐसी लाइट आ रही हो जो इसके ऑपोजिट नेचर की है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, इकट्ठा करने का, बोलो हां, इसका नेचर कैसा है, कन्वर्ज करने का, लेकिन इसको लाइट कैसी मिली है, फैली हुई, एकदम ही दुश्मन, है ना, एकदम ही ऑपोजिट, एकदम ही एनिमी नेचर की लाइट, है ना, एकदम ही दुष्ट नेचर की लाइट जो कि फैली आ रही है, ये तो सीधी थी, चलो ये तो सीधी थी, इसको तो फोकस करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस फैली लाइट को फोकस करवाने में इसके पसीने छूट जाते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी इसका कर्वेचर अभी अगर ऐसा था, पतला कर्वेचर था, क्योंकि इतने का ही नीड था इसको। दूर का देखने के लिए लेंस मैंने आपको बताया पतला रहता है, बताया था ना मैंने, लेंस कैसा रहता है, पतला रहता है, लेकिन अगर पास का देखना हो तो पास का देखने के लिए इसको अपनी पावर बढ़ानी पड़ती है, और पावर बढ़ाने के लिए इसको क्या होना पड़ता है, मोटा होना पड़ता है। तो यहां पर लेंस क्या हो जाता है, यहां पर लेंस को मोटा होना पड़ता है, ताकि ये अपनी फोकस को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। और फिर कहां करे इसको, फिर कहां एडजस्ट करे तो रेटिना पे ही करे तो रेटिना पे ही करे। क्या बात समझ में आती है ना। तो भैया देखो, लाइट अगर पैरेलल आएगी उसे कन्वर्ज करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइट अगर पहले से ही फैली हुई आएगी तो इसको कन्वर्ज करने में इसके पसीने छूट जाते हैं, इसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, इसको कन्वर्ज करने में होगी या नहीं होगी बताओ। क्योंकि इसका नेचर, मतलब पहले पतला था, माना इसका नेचर कन्वर्जिंग है, मान लिया मैंने कि इसका नेचर कन्वर्जिंग है, लेकिन सीधी लाइट को कन्वर्ज करना आसान है, लेकिन जो दुश्मन लाइट आ रही है, एक न्यूट्रल लाइट आ रही है और एक दुश्मन लाइट आ रही है, तो दुश्मन को तो मोड़ना अच्छे से, इसको अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, इसको अपनी पावर क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर इसकी पावर बढ़ेगी तो इसकी फोकल लेंथ में कुछ चेंज नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। इसकी फोकल लेंथ में भी एडजस्टमेंट हो रही है, इसकी फोकल लेंथ में एडजस्टमेंट हो रही है, समझ में आई ना बात। और मैंने आपसे ये कहा था कि लेंस खुद को तो एडजस्ट कर नहीं सकता, लेंस को कौन एडजस्ट करता है बताओ, लेंस को कौन एडजस्ट करता है, यस कौन एडजस्ट कर रहा है लेंस को, बोलो भाई। हां बिल्कुल, यस बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ में आ गई आपको, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, बात समझ में आ रही है, बढ़िया 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 बढ़िया। लेंस खुद को तो एडजस्ट कर नहीं सकता, है ना, लेंस खुद को एडजस्ट कर नहीं सकता, लेंस को एडजस्ट करने के लिए कौन चाहिए, सिलरी मसल चाहिए। तो इस केस में सिलरी मसल जो है वो रिलैक्स रहता है, लेकिन इस केस में सिलरी मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कस जाता है वो, आप बात समझ रहे हैं, वो कस जाता है, यानी यहां पर सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है, यहां मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी मसल के अंदर टेंशन इंक्रीज कर जाती है, बात समझ में आई ना। और यहां पर मसल क्या रहते हैं, यहां मसल रिलैक्स रहते हैं, यहां मसल्स क्या रहते हैं भाई, रिलैक्स रहते हैं। इसीलिए दूर का देखने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पास का पढ़ने में ज्यादा देर तक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पानी आना स्टार्ट हो जाता है, वगैरह वगैरह। इसलिए बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करने से आपका मसल टेंशन वाली स्थिति में रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा, आपकी पावर बड़ी रहेगी, आपकी पावर इंक्रीज रहेगी, पावर बड़ी रहेगी तो भाई लेंस मोटा हुआ रहेगा आपका, है ना। यहां पर लेंस कैसा रहेगा, मोटा बना रहेगा, है ना। यहां पर पावर चाहिए नहीं आपको, कम पावर में ही काम चल रहा है आपका, तो इसलिए लेंस कैसा बना रहता है, पतला बना रहता है, रिलैक्स स्थिति में रहेगा, ठीक है जी। तो आई होप बात समझ में आई।
किंग ऑफ बायोलॉजी क्यों लिख रहे हो मेरे को भाई? क्या कर रहे हो यार तुम? ठीक है, बात समझ में आ गई ना? पक्का केओबी लिख रहे हैं, बात समझ में आ गई ना? है ना? यहां पर लेंस मोटा बना रहेगा, क्यों? क्योंकि उसको डाइवर्जिंग लाइट को फोकस करवाना था। भाई सीधी लाइट को फोकस करवाना कोई बड़ी बात नहीं है ना? मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, मुझे उसको कन्विंस करना किसी चीज के लिए कि भाई चला जा पिक्चर देखने चलते हैं, तो चल लेगा, दोस्त है भाई मेरा, क्यों मना करेगा मुझे, है ना? अच्छा मान लो कोई न्यूट्रल पर्सन है जो ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, उसको थोड़ा बहुत कन्विंस करना पड़ेगा, चल यार मेरे साथ पिक्चर देख ले चल करके, बोलेगा चल भाई चल चलते हैं, कोई बात नहीं, पहले आना का नहीं करेगा। अच्छा और कोई मेरा दुश्मन है, कोई मुझसे लड़ता रहता है, किसी की और मेरी बनती नहीं, और ऐसे में मैं उसको बोलूं चल भाई पिक्चर देखने चल, कहेगा भट क्यों चलू पिक्चर देखने तेरे को, है? होगा ही नहीं होगा ऐसा। ऐसे इसके साथ हो रहा है। इसका नेचर जो था वो कन्वर्ज करने का था। अगर कन्वर्जिंग लाइट ही आती तो इसको परेशानी होती ही नहीं। न्यूट्रल आई तो भी कोई खास परेशानी नहीं हुई, कन्वर्ज कर दी। लेकिन भाई जब ऐसी दुश्मन लाइट आएगी, समझ गए ना भाई, जब पहली लाइट आएगी तो उसको कन्वर्ज करने में तो बेचारे के पसीने निकलेंगे ना यार, तो ये दिक्कत होती है। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो ये एडजस्टमेंट करने को कि कभी पास का देखना, कभी दूर का देखना, कभी पास का देखना, कभी दूर का देखना, हर बार ये लेंस जो है ना वो ऐसा 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 होता रहता है, मोटा पतला होता रहता है। पावर बड़ी छोटी होती है, यानी फोकल लेंथ बड़ी छोटी होती रहती है। अब इसी एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं? इसी एडजस्टमेंट को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। जो कौन करता है? सिलरी मसल करता है। गलती से भी ये मत बोल देना लेंस करता है, लेंस के बस की कुछ नहीं है भाई, मसल करवाता है लेंस से। तो मसल खुद कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है ना? मसल खुद कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से लेंस की पावर चेंज होती है। ये कहानी थी। ठीक है ना? बात समझ में आई? आई होप बात समझ में आई। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे और करनी थी आपसे इसी को लेकर के कि भैया ऐसा होता है, एक फैक्ट और डिस्कस करता हूं आपसे कि भैया ऐसा होता है कि हम लोग दूर से दूर मैक्सिमम डिस्टेंस जो देख सकते हैं वो इनफाइनाइट है, ऐसा फिजिक्स कहती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स को कोई मतलब नहीं आपकी आंख कितनी वीक है कितनी नहीं वीक है, आपके मसल स्ट्रांग है या वीक है, वो उसको बायोलॉजी का लेना देना है उसका तो है ना। तो फिजिक्स को तो ये पता भाई कि एक लेंस है और इन्फिनिटी से लाइट आती है। भाई पैरेलल लाइट कहां से मानते हैं हम? इन्फिनिटी से मानते हैं कि नहीं मानते? तो इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो पैरेलल आएगी, है ना? तो इनफाइनाइट दूरी पर भी रखी चीज हमारी आंख देख लेती है। दूर का तारा दिखता है क्या? बताओ, दूर के तारे दिखते हैं क्या? दिखते हैं ना। सूरज दिखता है क्या? दिखता है। चांद दिखता है और दूसरे ग्रह वो भी दिखते हैं, है ना? इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? वीनस को। मार्स भी दिखता है अपने को किसी टाइम, शाम के टाइम 8:30 बजे ईस्ट स्काई की तरफ देखना, नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ देखना, आपको मार्स भी दिखेगा। तो जब इतने दूर के ग्रह दिख रहे हैं, इतने दूर के प्लैनेट दिख रहे हैं, आपको अपनी नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा दिख रहा है, आपको सूरज दिख रहा है, आपको कोई दूर दूर के नक्षत्र दिख रहे हैं, दूर दूर के तारे आपको विजिबल हो रहे हैं, तो इससे दूर क्या लोगे? फिजिक्स ये कहती है कि आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपका फारदेस्ट डिस्टेंस क्या है? आपका फारदेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे दूर से दूर डिस्टेंस क्या है? इंफिनिटी है। यहां लिख रहा हूं इसी आंख के नीचे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंफिनिटी से लाइट आ रही है ना? इंफिनिटी पर कोई तारा होगा जहां से लाइट आ रही होगी, है ना? हजम नहीं होती है बात, लेकिन ये सच है। बायोलॉजी वाला प्रैक्टिकल बात करेगा तो हजम नहीं हो पाएगी, लेकिन फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से सोचें तो एक लेंस है, उसके ऊपर पैरेलल लाइट पड़ रही है, तो ठीक है भाई, करेगा कन्वर्ज उसको, है ना? तो यस, दूर का दूर डिस्टेंस अपने को इंफिनिटी दिख सकता है। यहां लिख रहा हूं इस बात को कि फारदेस्ट डिस्टेंस कितना है? इंफिनिटी है। किसका? एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट ह्यूमन का। ठीक है जी, एक नॉर्मल इंसान है जो कि स्वस्थ है, 18 साल से बड़ा है, मतलब फीचर्स उसके डेवलप हो चुके हैं, आंखों ब्रेन के सब, और वो एक इंसान है, वो एक ह्यूमन है। तो वो कहां तक देख सकता है? वो इन्फिनिटी डिस्टेंस देख सकता है, इन्फिनिटी डिस्टेंस देख सकता है। लेकिन नियर से नियर, पास से पास, वो 25 सेंटीमीटर तक आराम से देख सकता है। अब इसका यह कतई मतलब नहीं है कि तुम 25 से पास यहां ले और यहां ला करके पढ़ तो लोगे, तब भी दिख तो जाएगा, तब भी कुछ ना कुछ, है ना? पढ़ाई तो करी जाएगी, लेकिन आंखों में दर्द बहुत ज्यादा होगा। तो आंखें हेल्दी भी रहे लंबे टाइम तक के लिए, तो नियर से नियर डिस्टेंस जो हमारी इंसान की आंख देख सकती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यहां लिख रहा हूं इस बात को कि नियरेस्ट डिस्टेंस जो हम देख सकते हैं
आराम से हेल्दी तरीके से देख सकते हैं ना। अपनी आंखों को परेशान नहीं करना, आपने ज्यादा पास लेके आओगे परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस जो आप देख सकते हो दैट इज 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट रखना अपनी आंख से सेफ डिस्टेंस पर वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर लगभग इतना होता है, इतना। लेकिन हम पढ़ाई कैसे करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं ऐसे, है ना, लेट के ऐसे, है ना। या फिर कैसे करते हैं? मोबाइल कैसे चलाते हैं? मोबाइल ऐसे चलाते हैं, ऐसे छाती पे रख के ऐसे मोबाइल चला रहे होते हैं, है ना। या फिर लैपटॉप में ऐसे घुस रखे होते हैं ऐसे। तो ये काम नहीं करना होता। 25 सेंटीमीटर का एक सेफ डिस्टेंस है जो कि अपन साइंटिस्ट लोगों से सुनते आए हैं, पर वो आपको ध्यान रखना है कि 25 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है। आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी, लंबे समय तक, दीर्घायु तक आपकी चिरंजीवी आंखें रहेंगी, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग हो तो पास से पास डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिख सकता है। इस डिस्टेंस का दूसरा नाम होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो बोल रहा हूं उसको समझना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब कम से कम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस का मतलब कम से कम दूरी ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी अलग अलग चीजों को देखने की। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग चीजें दिखना, लाल दिखना, नीला दिखना, पीला दिखना, काला दिखना, आर दिखना, ए दिखना, पी दिखना, सी दिखना, डी दिखना, वो सब चीजें डिस्टिंक्ट विजन में आ गई। तो छोटे से छोटा रास्ता, कम से कम रास्ता जो है वो क्या है? वो 25 सेंटीमीटर है। पोल कराऊंगा बेटा, कराऊंगा, पोल कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है जी। तो ये था आपका क्या? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफेक्ट्स की, कि प्रॉब्लम क्या क्या आती है आंखों के अंदर, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम आंखों की। बेसिकली आपने 3 तो पढ़नी है, 2 आपके लिए ऑप्शनल है। 2 पढ़ना चाहो या ना पढ़ना चाहो आपकी मर्जी है, 3 तो आपने पढ़नी है। मैं तो 5 पढ़ाऊंगा भाई। 5 दिक्कतें हैं, पीले पीले डब्बों में लिखी हुई है, येलो बॉक्सेस के अंदर लिखी हुई है एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो। सबसे पहले आते हैं मायोपिया, जो मुझे भी है, जो दिक्कत मुझे भी है, जो दिक्कत आप में से बहुत सारे बच्चों को भी होगी, कि दूर का धुंधलापन। मतलब अगर मैं चश्मे को हटा दूं तो मुझे आप लोगों का कमेंट विजिबल नहीं है, मुझे अपनी शक्ल विजिबल है। मतलब इतना भी ज्यादा चश्मा नहीं है मेरा, पावर नहीं है ना। मुझे अपनी शक्ल विजिबल है, पीछे बोर्ड पर थोड़ा बहुत जो लिखा हो मुझे वो दिख रहा है, लेकिन आप लोगों के कमेंट बहुत छोटे आते हैं यहां पर, तो इसलिए वो विजिबल मुझे नहीं है। तो इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा स्पेक्टिकल्स, है ना, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो चश्मा इसका उपचार हो गया एक तरीके का, है ना, चश्मा इसकी करेक्टनेस हो गई। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है इसको समझते हैं, ये प्रॉब्लम क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। समझते हैं। देखो, सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया का ही दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस। नियर का मतलब पास का, साइटेडनेस का मतलब दिखना। मतलब पास का दिखना भी एक तरह का डिफेक्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मजाक कर रहा हूं, इसका दूसरा नाम रखा हुआ है, क्योंकि मायोपिया का मतलब होता है दूर का धुंधलापन। दूर का धुंधलापन, दूर का धुंधलापन, है ना। इसका एक और नाम भी है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ऐसे ही कुछ है हिंदी में। तो दूर का धुंधलापन, है ना, कि दूर का दिखाई नहीं देता। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को स्पेक्स लगा होगा, पीछे बोर्ड पर बैठते होंगे, लास्ट बेंच पर, है ना, तो आपको बोर्ड नहीं दिखता होगा, आपको दीवारों पर लगे चार्ट, जो चार्ट लगे होते हैं विजिबल नहीं होते। कई टीचर की शक्ल विजिबल नहीं होती, है ना। और कभी कभी तो पास से अपने गंदे मार्क्स भी विजिबल नहीं होते, उसकी एक्टिंग कर रहे होते। कहां लिखे हैं मैम मार्क्स? मार्क्स तो नहीं लिखे हैं जबकि लिखे होते हैं वहां, है ना। तो मजाक कर रहा हूं। दूर का जो आपका दोष रहता है, दृष्टि दोष जो रहता है, दैट इज मायोपिया। अब मायोपिया के पीछे कॉजेज क्या है? तो एनसीईआरटी बताती है कि इसके पीछे 2 कॉजेज हैं। कॉज नंबर 1 है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और दूसरी है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आपको ऐसे कैसे याद करना है? अपने शब्दों में नहीं लिखना। अपने शब्दों का बना करके बच्चे कुछ कुछ लिख देते हैं, नंबर नहीं मिलते बोर्ड के अंदर। एनसीईआरटी की ही भाषा है, एनसीईआरटी की भाषा यह चिपका रखी है, और ये चिपकी भाषा अपने पेपर में चिपका के आनी है। तो इसको अपने नोट्स के अंदर नोट करना, तो ऐसे कैसे ही नोट करना। मैं समझा रहा हूं कि क्या है इसका मतलब। देखो, सबसे पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इसका क्या मतलब हुआ? एक बच्ची कह रही है यहां पर मुझे मायोपिया है। कोई नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अभी बता रहा हूं, करेक्टनेस बता रहा हूं बेटा अभी, है ना। पहले तू ये समझ ले क्यों हुआ तुझे मायोपिया बेटा, है ना। देख, होता क्या है कि हम लोग बचपन में ध्यान नहीं देते आंखों पर, आंखों की एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट अच्छी नहीं लेते, हेरिडिटरी कारण भी हो सकते हैं इसके पीछे, है ना। और बहुत देर तक टीवी देखना, बहुत देर तक मोबाइल चलाना, बहुत देर तक गेम खेलना, आंख में कुछ गिर जाना, चले जाना, फलाना ढिमकाना, कुछ भी वजह हो सकती है ना। तो इस वजह से आपके आंख के जो सिलरी मसल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट स्थिति में ही रह जाते हैं।
मतलब फ्लेक्सिबल स्थिति में पहुंचने के लिए उनको दिक्कत होती है, समझ गए? मतलब जो रिलैक्स स्थिति है ना, उसमें पहुंचने में उनको दिक्कत होगी, वो एक जगह पर आके स्टिफ हो जाएंगे, एक जगह पर आकर के अटक जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे वो मसल। अब इसके पीछे बायोलॉजिकल कारण कुछ होगा जो मैं नहीं जानता ऑब्वियसली, मैं तो इसकी फिजिक्स बता पाऊंगा आपको कि जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके लेंस का कर्वेचर एक्सेसिव हो जाता है। मतलब अगर आपका लेंस ऐसे रहता था तो अब नॉर्मली ऐसे रहने लगा है। बात समझ में आई? एक्सेसिव कर्वेचर रहने लगा है। क्यों रहने लगा है? क्योंकि मसल्स ने अपनी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दी है, आपने उन पर इतनी टेंशन बढ़ाई, इतनी गेमें खेली, हाँ फ्री फायर खेला, पबजी खेला, बीजीएमआई खेला, फलाना खेला, वो सब कुछ खेला आपने, तो मसल आपके क्या हो गए, अब उतने फ्लेक्सिबल नहीं रहे, स्टिफ ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव कर्वेचर हो गया है आई लेंस का। तो अब आई लेंस कैसा हो गया है? ऐसा। पहले कैसा था? ऐसा। अब ये मोटा हो गया है ना, ये मोटा हो गया है। तो ये मोटा जब हो जाएगा, मोटा जब हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी ना, और पावर बढ़ जाएगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी ना। तो यही होता है कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, यह हुआ पहला कॉज, यह हुआ पहला कारण। दूसरा कारण सुनना अब। दूसरा कारण है इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। यह जन्म से होता है या कोई बीमारी से भी हो सकता है। इसके पीछे आपकी गलती है नहीं है मुझे नहीं पता, हां लेकिन ऐसे एनसीईआरटी ने लिखा है कि इलोंगेट हो जाना। इलोंगेट का मतलब होता है खिंच जाना। आपने देखा होगा कहीं आपके ऐसे दोस्त होंगे जिनकी जन्म से मोटी मोटी आंखें हैं, मोटी मोटी बाहर को बल्ज हुई आंखें, ऐसी मतलब ऐसा लगता है आंखें बाहर आने वाली हैं, कितनी मोटी मोटी आंखें होती है। मेरे एक दोस्त भी था ऐसा, उसकी आंखें ऐसी बाहर आने वाली। तो ऐसा कोई खास वो गेम नहीं खेलता था, ऐसा कोई खास वो कंप्यूटर टीवी वगैरह नहीं देखता था कुछ ज्यादा, लेकिन हाँ उसका चश्मा बड़ा मोटा लगा हुआ था, उसको मायोपिया की दिक्कत थी ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। इलोंगेशन का मतलब होता है खिंच जाना, मोटी हो जाना, खिंच जाना, फैल जाना, खिंच जाना, ठीक है, ऑफ आईबॉल। तो आईबॉल मोटी मोटी हो जाएंगी, बड़ी बड़ी आईबॉल हो जाएंगी। बड़ी बड़ी आईबॉल ये नहीं कि रात को सोए थे ठीक थे, सुबह उठा तो बड़ी बड़ी आईबॉल होगा, ऐसा नहीं होता, जन्म से होता है। कॉन्जिनेंटल डिसीज होती है ये, है ना, जन्मजात बोलते हैं जिसको, कॉन्जिनेंटल डिसीज। तो दैट इज इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। ठीक है, ये दो कॉज हैं किसके? मायोपिया के। ऐसे कैसे याद करने हैं आपने? ओके, अब बारी आती है इनके डायग्राम की। तो डायग्राम आपने 3 सीखने हैं। पहला सीखना है हेल्दी आई का, दूसरा सीखना है मायोपिक आई का, और तीसरा सीखना है करेक्टिव आई का। पहला किसका? हेल्दी आई का। वो बना हुआ, बनाता हूं मैं भी, पूरा करता हूं इसको। देखो भाई, दूर से कोई ऑब्जेक्ट रखा था कहीं इंफिनिटी पर, कहीं दूर ऑब्जेक्ट था, कहीं दूर ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। वहां से लाइट आएगी, कैसे आएगी यार? पैरेलल आएगी। ये देखो आ रही, ये देखो आ रही, पैरेलल लाइट आ रही, पैरेलल लाइट आ रही। और पैरेलल लाइट को ये लेंस क्या करेगा? फोकस कर देगा। हेल्दी है ना, अभी हेल्दी, अभी कोई बीमारी नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, हेल्दी है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो ये फोकस कहां करेगा? ये फोकस करेगा रेटिना पर। ये फोकस कहां करेगा? ये फोकस करेगा रेटिना पर। यहां पर इसने आकर क्या कर दिया? इसको फोकस कर दिया, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम हो गई है। कुछ बच्चे यहां पर लिख रहे हैं प्लीज एंड द लेक्चर। क्यों क्यों एंड करें? क्या रीजन है? 6 बजे क्लास है ना दूसरी, तो एंड क्यों करें? किसी को अगर एंड चाहिए तो वो लेक्चर को क्लोज करे और जाए, कौन रोक रहा है? मेरे तो कबूतर हो ही नहीं सकते। अगर एंड करना है तो कर दो तुम एंड, कोई दिक्कत नहीं। वहां क्रॉस होगा बना हुआ ऊपर, अगर लैपटॉप पे खोले हो या वेब वर्जन है उसका, तो एक क्रॉस आएगा बेटा ऊपर बनाओ, उसको दबा दो, या ऑल्ट और F4 दबा दो, बस बंद। ठीक है, एंड हो गई क्लास। ऐश करो, जाओ घूमो फिरो, मौज करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पढ़ने वाले तो पढ़े, वो तो मैं तो कंटिन्यू करूंगा। अरे मुझे मत बोल कंटिन्यू करने के लिए बेटा, मैं तो कंटिन्यू करूंगा ही करूंगा। मैं तो उनके लिए इलाज बता रहा हूं जिनको बीमारियां हो रही हैं यहाँ एंड वाली, उनका मैं इलाज बता रहा हूं ना। डॉक्टर बने हुए हैं ना हम, आज हम डॉक्टर बने हुए हैं, देखो आंखों का इलाज कर रहे हैं, तो इनके दिमाग का भी इलाज कर देते हैं, है ना बेटा। ऑल्ट और F4 दबाना है और खत्म क्लास एंड। तुम्हें कोई चेन से तो नहीं बांध रखा मैंने, ये कहीं चेन से बांध के रखा हुआ हो पढ़ाने के लिए कि नहीं तुमको पढ़ना ही आज, पशु पक्षियों को जैसे बांध के रखते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो बंद करके चले जाओ। एंड लिखने से क्या होगा? एंड लिखने से मैं एंड कर दूंगा क्या? पूरा पढ़ा के ही एंड होगा, चाहे 6 बज जाएं। एंड। चलो, हेल्दी आई में क्या हो रहा था भैया? दूर से लाइट आ रही थी और कहां पर कन्वर्ज कर रही है? रेटिना पर। तो प्रॉपर विजिबिलिटी होगी, आपको प्रॉपर दिखेगा जो भी आप देखना चाहते हो वो, है ना। अब अगर
आंख मायोपिक हो जाती है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा बेटा। इसलिए कमेंट को छोड़ देना, लिखने वाले लिखते रहते हैं। देयर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रजाति, हर तरह की प्रजाति आती है यहां, अपने को चिंता नहीं करनी। वी आर ओनली वन प्रजाति, दैट इज कबूतर्स। ओके, सो कबूतर्स, लेट्स लिसन। ओके, देखो मायोपिक आई। अब मायोपिक आई में प्रॉब्लम क्या थी? मैंने आपसे पहला कॉज डिस्कस किया कि भैया एक्सेसिव कर्वेचर हो जाएगा आई लेंस का, यानी लेंस मोटा हो जाएगा, है ना। लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। यानी लेंस मोटा हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी तो फोकल लेंथ घट जाएगी। हां बोल, पावर बढ़ जाएगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। मतलब अगर पहले फोकल लेंथ यहां से लेके, लेंस से लेके यहां तक थी, दिस वॉज द फोकस, है ना। फोकल लेंथ क्या थी? ज्यादा थी, बड़ी हुई थी। तो अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी का मतलब क्या है? कम हो जाएगी का मतलब यह है कि भाई पहले लाइट अगर ऐसे पैरेलल आ रही थी, है ना, तो कहां कन्वर्ज हो रही थी? ये कन्वर्ज हो रही थी रेटिना पर, जब सब कुछ हेल्दी था। लेकिन अब सब कुछ हेल्दी नहीं रहा, अब सब कुछ हेल्दी नहीं रहा, अब सब मायोपिया हो गया है, मायोपिक हो गया है, फोकल लेंथ कम हो गई है। पहले फोकल लेंथ बड़ी थी, अब फोकल लेंथ कहीं कम होकर के यहीं बीच में रह गई है। यानी फोकस कहां आ गया है पता है? फोकस यहां कहीं बीच में आ गया है, यहां कहीं बीच में फोकस आ गया है, क्योंकि इसकी ताकत बढ़ गई है, इसकी पावर, ये मोटा हो गया, इसकी पावर बढ़ गई है। तो क्या करेगा? ये पास ही में कन्वर्ज कर देगा ऐसे, ये पास ही में कन्वर्ज कर देगा ऐसे। तो रेटिना बोलेगी मेरे तक क्या चल के आया बे, तूने सब कुछ बीच में ही कन्वर्ज करवा दिया, एक कमबख्त लेंस, तूने सब कुछ बीच में कन्वर्ज करवा दिया, मुझ तक क्या चल के आया? तो इस तक ये चल के आया, ये वाली लाइट यहां पहुंची और ये वाली लाइट यहां पहुंची, विच इज नॉट शार्प, जो कि शार्प नहीं होगी, जो कि शार्प नहीं होगी। समझ रहे ना बात को, है ना। क्योंकि ये वाली लाइट यहां पहुंची और ये वाली लाइट यहां पहुंची, तो कुछ भी शार्प नहीं मिला इसको। शार्प कब मिलेगा? जब वहीं पर ही मिलेगी, वहीं पर ही मीट करेगी। तो रेटिना पर तो मीट करी नहीं, रेटिना से पहले ही मीट कर गई, है ना। रेटिना पर तो मीट करी नहीं, रेटिना से पहले ही मीट कर दी। ये प्रॉब्लम होती है किसके बढ़ने से? पावर के बढ़ने से, जिससे कि फोकल लेंथ क्या हो गई है? कम हो गई है। तो फोकल लेंथ अब कितनी रह गई? फोकल लेंथ अब इतनी रह गई भाई, यहां से लेके यहां तक की फोकल लेंथ बनी हुई है। क्या बात समझ में आई? फोकल लेंथ रिड्यूस हो गई है, फोकल लेंथ रिड्यूस हो गई। यहां फोकल लेंथ बड़ी थी, यहां फोकल लेंथ कम हो गई है। तो मुझे एक बात बताओ, ये लेंस कुछ ज्यादा चौड़ा नहीं हो रहा? बताओ, ये लेंस कुछ ज्यादा ही, इसकी हैकड़ी बढ़ नहीं गई है, इसकी अकड़ बढ़ नहीं गई थोड़ी सी ज्यादा? बताओ, पावर बढ़ गई ना इसकी, ये मोटा हो गया है ना, ये अपने को तगड़ा महसूस कर रहा है ना। इसका काम क्या था? इस लेंस का काम था रेटिना पर फोकस करवाना। ये ज्यादा चौड़ा हो गया है, ये ज्यादा तगड़ा हो गया है, इसकी पावर ज्यादा बढ़ गई है, इसने फोकल लेंथ को खुद ही कम कर लिया है। यानी ये यहीं पर ही इसको क्या कर दे रहा है? कन्वर्ज कर दे रहा है, पहले ही कन्वर्ज कर देता है इसको। तो ये गलत बात है कि नहीं इसकी? बताओ, इसकी अकड़ बढ़ गई है ना, तो इसकी अकड़ को निकालना पड़ेगा, है ना। इसकी अकड़ को, है ना, जो चौड़ा हो रहा है हमारे आगे, इसकी अकड़ को निकालना पड़ेगा। इसकी अकड़ को कैसे निकालेंगे पता है? इसकी अकड़ को निकालेंगे, इसको बुद्धू बना के। क्या करेंगे? इसको, इसे बुद्धू बनाएंगे हम, और बुद्धू बनाते हैं इसको बुद्धू बनाया जाएगा। आइए करेक्शन देखें, आओ करेक्ट करवाएं इस मायोपिया को। देखो भैया, इसकी पावर बढ़ गई थी, इसकी पावर बढ़ गई थी, जिस वजह से इसने फोकल लेंथ को क्या करवा दिया? कम करवा दिया। यही दिक्कत थी ना इसके साथ। अब हम इसकी चौड़ निकालेंगे, ये जो अकड़ रहा है ना, अब इसकी चौड़ निकाली जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये लेंस कन्वेक्स है ना, ये लेंस कैसा है? कन्वेक्स है। मुझे इसकी अकड़ निकालनी है, मुझे इसकी चौड़ निकालनी है। तो मैं इसके सामने इसका फ्रेंड लेकर के आऊं या इसका दुश्मन लेकर के आऊं? बताओ, बताओ, क्या कहते हो? क्या कहते हो? मैं इसके सेम नेचर का लेंस लेकर के आऊं या इसके ऑपोजिट नेचर का लेंस लेकर के आऊं इसकी चौड़ निकालने के लिए? बताओ जरा, बताओ। यस, यस, ऑपोजिट लाना पड़ेगा, है ना। कैसा लाना पड़ेगा? कनकेव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है? ये खुद कन्वेक्स है ना। तो क्या लाना पड़ेगा? चौड़ निकालने के लिए कनकेव लाना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे? इसके सामने इसका दुश्मन लेंस लगाएंगे। क्या बात समझ में आई? ऐसे याद हो जाएगा, ये ऐसे याद होता है। हाँ, दुश्मन लेंस लगाना पड़ेगा इसका, है ना। ये दुश्मन लेंस करेगा क्या? ये दुश्मन लेंस करेगा क्या, वो भी देख लेते हैं। ये दुश्मन लेंस करता क्या है? आओ देखो, आओ देखो, दुश्मन लेंस करेगा क्या। इस दुश्मन लेंस को अभी भी सीधी लाइट ही पड़ रही है, अभी भी सीधी लाइट ही पड़ रही है ना। तो ये पता क्या करेगा? ये अपने हिसाब से इसको डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा? इसको डाइवर्ज कर देगा, है ना। बोलेगा भाई ये जो लाइट है सीधी आ रही, इसको मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा सा इसको डाइवर्ज करवा दूंगा, ऐसे और ऐसे, हल्का हल्का क्या कर दिया? इसको फैलवा दिया। इस लेंस ने सीधी आती लाइट को फैला दिया, है ना। तो ये बोलेगा अबे सीधी आ रही थी तो हमने पहले ही फोकस कर दी थी, फैली आएगी तो अब इसकी हेकड़ी निकल जाएगी।
अब इसकी सारी चौड़ निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सीधी लाइट को तो बेचारी को पहले फोकस करा देता था, लेकिन अब इसके पास डाइवर्जिंग लाइट आई है। बोला अब करा के दिखा इसको, अब करा के दिखा ना फोकस। बीच में फोकस करवा रहा था ना सीधी लाइट को, सीधी लाइट पर यह अत्याचार कर रहा था, फैली लाइट पे करके दिखा। दुश्मन लाइट आई है, अब दुश्मन लाइट आई है, करके दिखा इसको। तो इसकी जितनी बनती है उस हिसाब से क्या करता है, इसको रेटिना पर ही फोकस करवा पाता है। तो हम ऐसे पावर का लेंस लेकर के आते हैं कि जो इतना ही फैलाएगा लाइट को कि जिस वजह से ये लाइट रेटिना पर फोकस हो पाती है। क्या बात समझ में आई? तो इस लेंस का काम समझ में आया क्या है? ये लेंस क्या कर रहा है असल में, ये इसको बुद्धू बना रहा है। ये इसको क्या बना रहा है? इसको बुद्धू बना रहा है। इसको सीधी लाइट नहीं भेज रहा, इसको फैली लाइट भेजता है। तो जो हमारा लेंस लगा हुआ ना, मेरा और आपका, आपको और मुझको दोनों को मायोपिया होगा। बहुत सारे बच्चे यहां पर मायोपिया वाले हैं, बहुत सारे बच्चे यहां पर मायोपिया वाले हैं। तो हमारा ये जो आगे चश्मा लगा हुआ ना, ये हमारे अंदर के लेंस को बुद्धू बना रहा है। सीधी सी बात है, उसे फैली लाइट देता है क्योंकि हमारे वाला लेंस ज्यादा चौड़ा हो गया है। अब वो अकड़ रहा है लाइट के सामने, सीधी लाइट को पहली फोकस कर दे रहा है। तो ये क्या करता है, लाइट को फैला के डालता है, उसको कह रहा है आप करके दिखा। तो वो करके कहां ही दिखाएगा, करके उसको रेटिना पे ही दिखाएगा। वो इस तरीके से अपना काम करता है, इस तरीके से अपना काम करता है। ठीक है ना? तो ये था करेक्शन ऑफ मायोपिया यूजिंग कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से ही करेक्शन हो पाती है। कनकेव ही ऐसा है जो इसको फैलवा के देता है लाइट को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया को। इजी है, जब मायोपिया समझ में आ जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उसका एकदम उल्टा है, एकदम उल्टा समझ में आ जाएगा। देखो हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम क्या है। हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम यह है कि भाई दूर का सब कुछ ठीक दिखता है, दूर का सब ओके है, पास का पढ़ने में दिक्कत आती है। अखबार नहीं रीड हो पाती, पोस्टिंग कार्ड रीड नहीं हो पाता, विजिटिंग कार्ड रीड नहीं हो पाता, शादी का कार्ड भी रीड नहीं हो पाता, मोबाइल फोन रीड नहीं हो पाता, वगैरह वगैरह, है ना? आपने देखा होगा आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, बड़े मामा, बड़ी मौसी, जो भी बड़े बड़े हैं घर के अंदर, है ना, वो आपने देखे होंगे ऐसे रख के पढ़ते हैं कभी कभी। अरे चश्मा लेके आओ भाई मेरा, और चश्मा कहां है मेरा, लेके आया, दिख नहीं रहा क्या लिखा हो, तो ऐसे दूर रख के पढ़ते हैं वो। असल में प्रॉब्लम क्या है कि जब पास रख के पढ़ा करते थे ना बचपन में, तो सब कुछ ठीक था, 25 सेंटीमीटर पर रख करके सब कुछ सही दिखा करता था। अब दिक्कत आ गई है, लेकिन तो अब क्या करना पड़ता है, अब इसको पीछे रख के देखना पड़ता है। ठीक है ना? ऐसा क्यों हो रहा है, बात करते हैं इस बारे में। कि पहले पास रख के देख लेते थे, अब दूर रख के वही चीज देखनी पड़ती है, तो थोड़ा थोड़ा दिखता है, हाँ भैया लिखा रघुपति राघव राजा राम वगैरह वगैरह सब दिख जाता है उनको, है ना, जो भी पढ़ रहे होते हैं वो अपने रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह पढ़ते हैं, जो भी, है ना, समझ में आ गई ना बात। तो वो दूर रख के पढ़ना पड़ता है। रीजन क्या है इसका, आओ समझते हैं, आओ समझते हैं। तो डिफेक्ट का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस भी कहते हैं इसको, कि दूर का ठीक दिखना भी एक डिफेक्ट है एनसीईआरटी के हिसाब से। दूर का ठीक दिखना यानी पास का नहीं दिखना, निकट का धुंधलापन, है ना, निकट का धुंधलापन, इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ओके, तो समझते हैं इसको कि सबसे पहला इसका कॉज क्या है, क्यों हुआ ये। देखो भैया, कॉज इसके मल्टीपल हो सकते हैं, उसमें से एक कॉज बुढ़ापा भी हो सकता है, ओल्ड एज भी हो सकती है। देखो ओल्ड एज के अंदर क्या होगा, मसल्स कुछ वीक हो जाएंगे, मसल्स कुछ वीक हो जाएंगे। देखो मायोपिया में मसल स्ट्रांग हो रहे थे, यहां मसल वीक पड़ जाता है, वीकनिंग हो जाती है मसल की। देखो यहां लिखा हुआ है, हाँ देखो, डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस की ताकत घट गई। आई लेंस पहले इतना मोटा हो जाता था, अब नहीं हो पाता। पहले मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा थी, अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है। मैं नहीं कहता कि बूढ़ों को ही होती है दिक्कत, ये इवन 40s के अंदर, 50s के अंदर जो लोग होते हैं उन्हीं में दिक्कत वाली स्टार्ट हो जाती है। 40s के अंदर चश्मा लग जाता है बहुतों को पास का देखने का। तो वो क्यों है, क्योंकि धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे मसल जो है वो वीक होने स्टार्ट हो गए हैं, बॉडी ढलनी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। तो ये टाइम सबका आता है भाई, सभी का आना है ठीक है ना। तो पावर क्या हो गई है, लेंस की घट गई है। अब लेंस के घटने के पीछे वीकनिंग भी हो सकती है, लेंस के घटने के पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है, कोई केमिकल आंख के अंदर चला गया, कोई चोट ऐसी सर पर लग गई, इत्यादि इत्यादि कई कारणों से ये हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि बुढ़ापा ही आ रहा हो तभी होता है, बच्चों में भी ये दिक्कत हो सकती है। कुछ 2-4%, 5% बच्चों में हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चों में बुढ़ापा आ गया है, कुछ और वजह भी हो सकती है इसकी। तो यस, मूल कारण यह है, फिजिक्स के हिसाब से कारण यह है कि पावर लेंस की क्या हो गई है, कम हो गई है। अब पावर अगर लेंस की कम हो गई है तो फोकल लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। उल्टा है बिल्कुल, आप जानते हो, है ना। वहां पर क्या हो रहा था, मायोपिया में क्या हो रहा था, पावर बढ़ गई थी तो फोकल लेंथ कम हो गई। यहां क्या हो रहा है, यहां पावर घट गई है, फोकल लेंथ बढ़ गई है। यानी क्या होगा, ये देखो, पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये बात ध्यान रखना भैया, लाइट को लाना कहां से है आपने,
ये बात ध्यान रखना, लाइट को लाना कैसे है। हेल्दी आई की बात कर रहे हैं, हेल्दी आई की बात कर रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट पास में पड़ा है, पास में पड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट निकल के आएगी, ऐसे फैली हुई फैली लाइट निकल के आएगी, है ना। और फैली लाइट को हेल्दी लेंस है, तगड़ा लेंस है, आपका और मेरा लेंस है ना, आपको हाइपरमेट्रोपिया ना मेरे को हाइपरमेट्रोपिया। मैं नहीं मानता आप में से किसी को हाइपरमेट्रोपिया होगा, कोई एक आधा कोई हो तो हो, है ना, माइंड मत करना ठीक है। बच्चों में कम देखने को मिलता है ना, मेरे तक भी कमी देखने में आता है, जो मेरी एज है ना वहां तक भी कम देखने में आता है। तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, पास में पड़ा है, पास में पड़ा है, वहां से लाइट निकली फैली हुई। इस लेंस को होना पड़ेगा तगड़ा, इस लेंस को होना पड़ेगा तगड़ा, लेंस को होना पड़ेगा मोटा, गप्पू सा लेंस हो जाएगा ऐसे, है ना, ताकि क्या कर दे, इस फैली लाइट को क्या कर दे, कन्वर्ज कर दे। तो फैली लाइट को कन्वर्ज कहां कर देता है, रेटिना पर, बढ़िया इमेज दिखती है। आप अपनी पढ़ाई कर लेते हो, अभी कर ही रहे हो, अपनी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हो, आप पास रख करके देख रहे हो, दूर थोड़ी पड़ा लैपटॉप, आपसे 20 मीटर दूर पड़ा है, आप पास ही तो रख के देख रहे हो, आप पास में ही तो रख के पढ़ रहे हो, क्या दिक्कत है ना। तो यहां ऑब्जेक्ट है और आपकी इमेज कहां बन जाती है, रेटिना पर। तो ये था हेल्दी। लेकिन अगर ये वाला डिफेक्ट आ गया आपका हाइपरमेट्रोपिया, जिससे पावर घट गई, फोकल लेंथ बढ़ गई, तो अब क्या होगा पता है, अब ये होगा कि भैया पहले फोकल लेंथ यहां से लेके यहां तक थी, ये फोकस था आपका, है ना। अब इससे भी बड़ी फोकल लेंथ अगर कर दी जाए, अगर इससे भी बड़ी फोकल लेंथ कर दी जाए तो क्या होगा, या देखना जरा, ये कोई बहुत दूर बन गया, ये तो कहीं बहुत दूर बन गया, पास लेके आता हूं ऑब्जेक्ट को, यहां लेके आता हूं, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ये ऑब्जेक्ट है ना, और यहां से रे निकलेगी ऐसे, ये और ये, ठीक है ना, ये दो रे निकली फैली हुई। अब इसके बस की नहीं है इसको कन्वर्ज करना, कहां पे, रेटिना पे, है ना, क्योंकि पावर कम हो गई है और फोकल लेंथ बढ़ गई है, पावर कम हो गई है, फोकल लेंथ बढ़ गई है, अब इसके बस की नहीं है इसको कन्वर्ज करना। तो ये क्या करता है, ये कहीं पीछे कन्वर्ज करता है इसको ऐसे, ऐसे कहीं यहां कन्वर्ज करेगा इस जगह पर, तो वहां तो कोई जगह ही नहीं है जहां कन्वर्ज हो सके, ठीक है ना। रेटिना के पास क्या बचता है, रेटिना के पास ये और ये बचता है बस। तो रेटिना पर क्या शार्प इमेज बनती दिख रही है, नहीं बनती दिख रही, जैसा वहां पर हो रहा था ना ऐसे यहां पर हो रहा है। तो शार्प इमेज बनती यहां पर आपको नहीं दिखेगी, है ना, शार्प इमेज बनती आपको यहां पर नहीं दिखेगी। तो रेटिना पर धुंधलापन छा जाएगा, यानी रेटिना कुछ भी पकड़ नहीं पाएगी कि रेटिना में मतलब क्या आप पढ़ रहे हो वो आप पकड़ नहीं पाओगे। तो ये क्लियर होता है यहां पर, है ना। तो इसलिए ये हुआ क्या कि फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर गई, यहां से यहां तक की फोकल लेंथ हो गई, बढ़ गई फोकल लेंथ। तो ये हुआ है, ये कहानी हुई है यहां पर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये लेंस बेचारा कमजोर हो गया है या तगड़ा हो गया है, बताओ जी, बताओ जी। ये लेंस, हमारा प्यारा लेंस हाइपरमेट्रोपिया वाला, ये कमजोर हो गया है या तगड़ा हो गया है, बताओ जी, बताओ जी। लेंस की पावर घट गई है या बढ़ गई है, बताओ जी, बताओ जी, क्या हो गया है, पावर बढ़ गई है या घट गई है, वीक, यस यस, पावर कम हो गई है, कमजोर हो गया है, कमजोर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर हो गया। तो कमजोर हो गया तो भाई कमजोर का सहारा हम सबको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, है ना, क्योंकि लेंस हो गया कमजोर, लेंस हो गया वीक, तो हमको लेंस के सपोर्ट में लेंस लाना चाहिए या अपोज में लेंस लाना चाहिए, बताओ तो। अंदर वाला लेंस कन्वेक्स है तो मुझे कन्वेक्स लाना चाहिए या कनकेव लाना चाहिए, बताओ तो। क्या करना चाहिए मुझे, कन्वेक्स लाना चाहिए या कनकेव लाना चाहिए, बताओ तो, है ना। दुखियों का सहारा, विकलांगों का सहारा, दिव्यांगों का सहारा, गरीबों का सहारा हमको क्या करना चाहिए, बनना चाहिए, है ना। कमजोरों का सहारा अपनो हमको बनना चाहिए। एक अच्छी सीख भी है आपके लिए। तो यस, तो जो काम यहां पर अब हम करने वाले हैं वो एक तरीके से इस कमजोर लेंस का सपोर्ट करने वाले हैं, हाँ कि ना। इस कमजोर लेंस का क्या करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसके सपोर्ट में इसके जैसा ही लेंस लेकर के आएंगे, इसके जैसा ही, यानी कन्वेक्स लेंस को ही लेकर के आएंगे। और ये रहा भैया आपका करेक्शन। अब करेक्शन होगा, ये बहुत दूर है, पास में बनाता हूं ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट पास में है, ठीक है। तो इसमें से अब लाइट ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, लेंस के बस की नहीं है उसको कन्वर्ज करना रेटिना पर, है ना। ध्यान से देखना, इसको आराम से देखना, लेंस के बस की नहीं है इसको कन्वर्ज करना। तो क्या होता है कि इसके सामने एक और कॉन्वेक्स लेंस हम लगा देते हैं ऐसे करके, इसके सपोर्ट में एक और लेंस ला करके हमने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, एक और लेंस ला करके खड़ा कर दिया, उसी के जैसा, कन्वेक्स जैसा ही, है ना। तो अब ये कन्वेक्स क्या करेगा, ये कन्वेक्स बोलेगा भाई तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं, तू चिंता मत कर बेटा, हम आ गए हैं, तुम्हारा सहायक बन करके, तुम्हारा शुभचिंतक बन करके। ये क्या करेगा, ये इसको इतना ज्यादा फैलने नहीं देगा, जैसे पहले इतनी फैल के जाती ना,
मान लो ये आंख होती ना और ये लेंस भी ना होता तो ये लाइट ऐसे फैल जाती, तो ये क्या करता है, ये इतनी नहीं फैलाता, मतलब इतनी नहीं कन्वर्ज करता, ये थोड़ी सी कन्वर्ज कर देता है, इसको ऐसे हल्का सा कन्वर्ज कर देगा, ऐसे समझ लो लगभग पैरेलल कर दिया, लगभग, वैसे पैरेलल भी नहीं कर पाता, मैं आपको बताऊं ये लेंस जो है वो इसको कंप्लीट पैरेलल भी नहीं कर पाता, हल्का सा इसका जो ये वाला पाथ था ना, ये पाथ था, इस पाथ पर आगे बढ़ने नहीं देता, समझ गए ना। ये जो लाइट ऐसे फैलती जा रही थी ना, इस लेंस ने इसको हल्का सा क्या कर दिया, हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ दिया, हल्का सा रिफ्रैक्ट कर दिया, हल्का सा कन्वर्ज कर दिया। अब अंदर वाला लेंस बोलेगा क्या, चल ठीक है यार तूने मेरी इतनी हेल्प कर दी, बाकी मैं खुद देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बाकी आने वाली लाइट को क्या करता है, ये सीधा रेटिना पर ही कन्वर्ज करता है। तो इस तरीके से ये लेंस एक दूसरे का सहायक बनके ऑब्जेक्ट को रेटिना पर दिखा देता है ना। तो जैसा बुद्धू वहां बनाया जा रहा था, ऐसे ही समझ लो बुद्धू यहां बनाया जा रहा है अंदर वाले लेंस को, कि उसको लाइट ही ऐसी पकड़ाई जा रही है, उसे लाइट ही ऐसी पकड़ाई जा रही है कि जिसको वो आराम से क्या कर पाता है, कन्वर्ज कर पाता है, क्योंकि पहले से थोड़ी सी कन्वर्ज बाहर वाले ने कर दी है ना, पहले से थोड़ी सी कन्वर्ज बाहर वाले ने ऑलरेडी कर दिया, तो अंदर वाला अपने आप उसको कन्वर्ज कर लेता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई। तो पहले थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, बाकी कन्वर्जेंस अपने आप हो जाएगा। तो दिस इज कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पहला वाला कॉज तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, सेकंड वाला जो है वो शॉर्टनिंग का है। जैसे पहले वाला इलॉन्गेशन का था, बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये शॉर्टनिंग है कि भैया ऐसा था कि आंख के जो आई बॉल है वो छोटे छोटे हो गए हैं। अब ये छोटे छोटे आई बॉल जो होता है, यानी शॉर्टनिंग जो होती है, वो किन्हीं भी कारणों की वजह से हो सकती है, मोस्टली कॉन्जिनेंटल होती है, यानी जन्मजात होती है, जन्म के साथ ही ऐसा होता है कि छोटी छोटी आई बॉल हैं, तो यस ये दिक्कत तब वहां पर आ सकती है, छोटे बच्चे के अंदर भी हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत आ सकती है। तो जैसे वहां पर इलॉन्गेशन थी, यानी आई बॉल का मोटा या खिंच जाना, दैट इज इलॉन्गेशन, ये है शॉर्टनिंग, यानी आई बॉल का छोटा हो जाना, तो दिस इज हाइपरमेट्रोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया का एक और कॉज है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बात करते हैं प्रेस बायोपिया पर, जो कि तीसरा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है आप लोगों के लिए जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा डिफेक्ट का दूसरा नाम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी है, यानी ये प्रॉपर बुढ़ापे की बात हो रही है। प्रेस बायोपिया के अंदर प्रॉपर बुढ़ापे की बात होगी, कोई डायग्राम आपने इसके अंदर नहीं करना, सिर्फ आपने इसके कॉज ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कॉज ध्यान में रखने हैं। ये प्रेस बायोपिया क्या होता है समझना। प्रेस बायोपिया ऐसा डिफेक्ट है, देखो तो इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर्स ड्यू टू एजिंग, एज होने की वजह से, यानी बुढ़ापा आने की वजह से, है ना, बुढ़ापा आने की वजह से ऐसी दिक्कत होती है। इट हैपेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, क्या क्या रीजंस है इसके पीछे, तो डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी पहले लेंस क्या था, मोटा हो जाता था, पतला भी हो जाता था, मोटा भी हो जाता था, पतला भी, अब ये दोनों ही नहीं हो पाता, मतलब ढंग से मोटा भी नहीं हो पाता और ढंग से पतला भी नहीं हो पाता, यानी ना तो पास की चीज सही से दिखा पाता, ना दूर की चीज सही से दिखा पाता, तो दूर का भी धुंधलापन और पास का भी धुंधलापन, जो करीब 70 साल की उम्र में हमारे देश के अंदर बुजुर्ग लोगों को हो जाती है दिक्कत, है ना, कि दूर का भी दिखता है कौन है और पास का वैसे नहीं दिखता, तो ना दूर का दिखे ना पास का दिखे। ये क्यों हो गया, एजिंग हो गई, एजिंग हो गई आई लेंस की, यानी मसल्स इतने कमजोर हैं कि ढंग से ना तो दूर का फोकस कर पाते ना पास का फोकस कर पाते, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की क्या कर गई, टाइम के साथ डिक्रीज कर गई, है ना। तो प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में ही होती है, ये 30s के अंदर भी 40s के अंदर भी लोगों को हो जाता है, डिपेंड करता है डाइट कैसी है, डिपेंड करता है माहौल कैसा है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं आंख के अंदर कुछ चला तो नहीं गया, इत्यादि बहुत सारी चीजें आपको आंख का ध्यान रखना है। परमात्मा ने अगर आपको आंख रूपी एक पावर दी है ना, तो इसका आपको खुद ध्यान रखना है भैया, आपको चलना तो अपने हिसाब से पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते भगवान ये क्या कर दिया मेरी आंखों के साथ, दिया तो था तुमको, तुमने खुद बिगाड़ा ना भाई, तो तुमको देखना है तो अब, है ना। दूसरा है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, यानी सिलरी मसल अपने आप ही वीक होते चले गए, किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, किसी और बीमारी के कारण से यह बीमारी आ सकती है, जैसे बॉडी वीक हो रही है किसी और वजह से, कोई और बड़ी बीमारी हो गई है मान लो, तो उसका असर आंख पर भी आ गया है। बायोलॉजी की चर्चाएं मुझे नहीं पता ज्यादा, लेकिन हाँ इतना ही बता सकता हूं आपको मैं कि सिलरी मसल जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। इन दिस केस अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, दोनों से सफर करेगा वो। जैसे कि मैंने आपको बताया, दूर का भी धुंधलापन पास का भी धुंधलापन, दोनों धुंधलेपन आएंगे। यह भी हो सकता है कि दूर का धुंधलापन बाद में आए, पास का पहले आ जाए, पास का बाद में आए, दूर का पहले आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रेस बायोपिया है कि आंख के मसल धीरे धीरे वीक होते चले गए और लेंस अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी को लूज करता चला गया। तो ये बुढ़ापा सभी को पता है अच्छा नहीं होता,
जवानी सब लोग प्रेफर करते हैं, बुढ़ापा कोई प्रेफर नहीं करता। तो ये भाई एक बुढ़ापे का आपके सामने कॉन्सिक्वेंस है, कैसे ऐसी दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अस्टिग्मेटिज्म पर। ये अस्टिग्मेटिज्म आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, पीले वीले डब्बे में कहीं दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाता हूं, एनटीएससी के अंदर पूछ सकता है ये, है ना। तो एनटीएससी वाले सर जो अपने आलोक सर हैं वो भी शायद इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फटाफट से डिस्कस करके आगे निकलता हूं। ज्यादा टाइम अपन नहीं लेते क्योंकि काफी टाइम हो भी चुका अपने को, 1.5 घंटा। ठीक है, तो चलते हैं, कोई नहीं, फटाफट से बात करते हैं। देखो, अस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं सिलिंड्रिकल की दिक्कत है भाई, इसको तो सिलेंड्रिकल की दिक्कत है। इसको तो आप पूछना, अपने नजदीक में कोई चश्मा बनाने वाला हो, कोई ऑप्टिशियन हो, कोई ऑप्टिकल्स वाला हो, है ना, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जो आंख का डॉक्टर होता है, आप उससे जाकर के बात कर सकते हो। वो आपको बताएगा कि एक दिक्कत होती है बच्चों के अंदर जिसको सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, बड़ी अजीब सी दिक्कत है ये, परमात्मा ना करे कि किसी बच्चे को ये दिक्कत आए, है ना, लेकिन ये क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूं। आपको ये लाइंस कैसी दिख रही हैं बताओ? ये लाइन सारी पैरेलल दिख रही है आपको, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली पैरेलल दिख रही है, और ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली पैरेलल दिख रही है। पैरेलल बताओ, पैरेलल दिख रही है क्या? कैटरेक्ट इसके बाद आएगा बेटा। ये कैसी दिख रही है? आई पता करता है कि तुमको सिलेंड्रिकल दिक्कत है कि नहीं, तुमको अस्टिग्मेटिज्म है कि नहीं। ये पैरेलल दिख रही है क्या बताओ? यस सर, यस सर, पैरेलल, हाँ सर, पैरेलल नहीं दिख रही? ओ, पैरेलल दिख रही है क्या? पैरेलल दिख रही है क्या? नहीं दिख रही? नहीं दिख रही तो दिक्कत हो सकती है भाई, डॉक्टर को दिखा लेना। जो जो नो बोल रहे हैं वो दिखा लेना एक बार डॉक्टर को, जो यस बोल रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अगर ये आपको पैरेलल दिख रही है तो किसी को अस्टिग्मेटिज्म अगर होगा ना तो उसको ये पता कैसा दिखेगा, ये उसको ऐसा दिखेगा। ऐसा, ऐसा दिखेगा उसको। यह दिक्कत है अस्टिग्मेटिज्म की। ठीक है, तो अगर आपको ये ऐसा दिख रहा है तो अस्टिग्मेटिज्म हो सकता है आपको। ठीक है, अस्टिग्मेटिज्म हो सकता है आपको, मतलब पैरेलल लाइन सही से विजिबल नहीं होती, सीधी लाइंस विजिबल नहीं होती, सीधी लाइन से टेढ़ी दिखती हैं, कर्व में और स्ट्रेट में फर्क नहीं चल पाता पता। इस दिक्कत को बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म। बच्चे कह रहे ओ माय गॉड, हाँ भाई यही दिक्कत होती है। ठीक है, हाँ, सीधी लाइनें सही से कि ये बहुत ज्यादा इंटेंस रूप दिखा दिया मैंने। इतना इंटेंसिटी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है कितना ज्यादा अस्टिग्मेटिज्म है, कितना ज्यादा अस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है ना। घबरा गए देख करके बच्चे, कह रहे ये ऐसे कैसे दिख सकता सर, भांग पी लिया है क्या? सब हिलता हुआ दिखता है भांग पीने के बाद, है ना। तो ये ऐसा ही है बेटा, ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके, आओ पढ़ते हैं। In this defect, a person cannot focus on both horizontal as well as vertical lines at the same time. मतलब एक साथ horizontal lines और vertical lines पर एक बार में फोकस नहीं कर पाएगा। करने पे आएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा उसको, करने पे आएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा उसको। ठीक है ना। तो अगर अभी भी आप लोग नो बोल रहे हो कि ये पैरेलल नहीं दिख रहा तो कृपया चेक करवा लें क्योंकि ये दिक्कत आपको आने वाली है। परमात्मा ना करे। ठीक है, चलो। तो द पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली इन वन प्लेन। एक ही प्लेन दिखेगा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा। एक ही प्लेन के अंदर चीज दिखती है। प्लेन चेंज होते ही कर्व चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं उसको। तो ऐसा दिक्कत है यार, हंसना नहीं चाहिए। मतलब हंसी मुझे आप लोगों के रिएक्शंस पर आ रही है, इस चीज पर तो ऑब्वियसली हंसी नहीं आ रही, क्योंकि जिसको ये दिखता होगा उसके लिए क्या होता होगा। मेरा एक फ्रेंड था, उसको भी सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम थी, 4th क्लास में था। तो उसने हमको बहुत लेट बताई वाली बात। हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र था, बहुत अच्छा दोस्त था हमारा। अब नई बात होती क्योंकि स्कूल वूल कब का छोट फूट गया पीछे। तो उसको ये दिक्कत थी, तो उसने बताया था, कह रहा यार ये सीधी जो लाइन है ना अपने को ये नहीं दिख पाती। मतलब पेंट था हमारे स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, तो पेंट की धारियां 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 ऐसी थी, तो हम लोग वो देखते रहते उसके ऊपर कुछ कुछ, तो वो उसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखता था सब। तो ये दिक्कत थी उसको। ओके, तो अस्टिग्मेटिज्म कैसे होता है, कॉज क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे का कॉज क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये डिफेक्ट लेंस का डिफेक्ट नहीं होता। यस, ये कॉर्नियल डिफेक्ट है। ठीक है, ये एक कॉर्नियल डिफेक्ट है। कॉर्निया टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये कॉर्निया याद है आपको कौन सा था? ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला, ये सबसे बाहर वाला, ये कॉर्निया था ना, ये वाला कॉर्निया था। तो ये कॉर्निया ना स्मूथ नहीं होगा,
ये कॉर्निया स्मूथ नहीं होगा, कॉर्निया उबड़ खाबड़ होगा, ऐसा ऐसा कॉर्निया होगा जन्म से, जन्म से ऐसा कॉर्निया होगा, उबड़ खाबड़ सा ऐसा ठीक है ना, ये जन्म से ऐसा उबड़ खाबड़ सा कॉर्निया होता है। तो ऐसे कॉर्निया की वजह से सिलेंड्रिकल दिक्कत आ सकती है, अलग अलग टाइप की सिलेंड्रिकल होती है दिक्कत। ये भी, अब मैं डॉक्टर नहीं हूं यार कि तुम मुझे डॉक्टर ही समझ लो, आप किसी डॉक्टर से बात करना, वो और अच्छी जानकारी आपको इसके बारे में देंगे, ठीक है। तो यस, क्या लिखा हुआ, अस्टिग्मेटिज्म इज कॉज्ड बाय एन इर्रेगुलरली शेप्ड कॉर्निया और डिस्टॉर्टेड लेंस, यानी लेंस में भी अगर उबड़ खाबड़पना है ना, लेंस में भी अगर उबड़ खाबड़पना है तो भी, और कॉर्नियल डिफेक्ट से भी ये दिक्कत आ सकती है, दोनों से दिक्कत आती है, ऐसा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा हुआ है। करेक्शन क्या है, तो करेक्शन है सिलेंड्रिकल लेंस लगाना, जो मैंने आपको बताया सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम है ना, इसी को लोकल भाषा में सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, तो सिलेंड्रिकल लेंस लगाने से दिक्कत ठीक हो जाती है। लास्ट डिफेक्ट आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। आप सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने सुना ना हो मोतिया, कि मोतिया की दिक्कत हो गई आंख के अंदर। ये भी बड़े बुजुर्गों में होती है, 40s के बाद दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, मोतियाबिंद। इसको लोकल भाषा में हम लोग हरियाणा दिल्ली के आसपास ये जो भाषा चलती है उसमें बोल देते हैं, भाई आंख बनवाने गई है दादी, दादी आंख बनवाने गई है। मतलब आंख बनवाने गई है का मतलब यही होता है, लोकल भाषा हमारे यहाँ पे ऐसी, आंख बनवाने गई है तो इसका मतलब होता है मोतिया का ऑपरेशन करवाने गई है। ये सर्जरी से ही ठीक होता है मोतिया। इसमें दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूं। कैटरैक्ट, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, आपको कोई याद भी नहीं करना है, आपको बस ऐसी जनरल भाषा, मतलब जनरल एक वे में बता रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ना है सब चीजें, है ना, तो इसलिए बता रहा हूं। तो कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है कि आपका जो आई लेंस होगा ना, जो आपका आई लेंस होगा ना, वो टाइम के साथ दूधिया हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूधियापना आ जाएगा उसके ऊपर। तो लेंस धीरे 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 व्हाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। मिल्की आने का मतलब होता है धीरे धीरे क्या हो जाना, व्हाइटिशनेस आ जाना, ठीक है, व्हाइटिशनेस, व्हाइटनेस, व्हाइटनिंग, व्हाइटनिंग लिख देता हूं, व्हाइटनिंग हो जाना, ठीक है, व्हाइटनिंग हो जाएगी किसकी, लेंस की, लेंस की। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन ग्रो कर जाता है आंख के ऊपर, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, अमाइनो एसिड बहुत सारे हैं, तो वो ग्रो कर जाएगा आंख के ऊपर। तो धीरे 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 पूरी आंख को वो प्रोटीन जकड़ लेगा, वो प्रोटीन पूरी आंख के ऊपर ऐसे ऐसे करता 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 धीरे धीरे, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1.5 साल, 1.25 साल, ऐसे ऐसे महीने दर महीने, महीने दर महीने क्या करेगा, वो इसको जगड़ता जाएगा, जगड़ता जाएगा, जगड़ता जाएगा, और पूरी आंख एक दिन व्हाइट दिखेगी। बाहर से दिखती है ये, है ना, आपने कभी देखा हो किसी के आपके घरों के अंदर ही, दादी में, नानी में, है ना, बुआ में, किसी बड़े बड़े इंसान में देखना, 40 प्लस, 45 प्लस देखना उनको, तो उनकी जो आंख का लेंस होगा धीरे धीरे व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक आंख के अंदर बोलते हैं मोतिया आ गया, हमारी एक आंख जो है उसमें से दिखना कम हो जाता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि पार्शियल ब्लाइंडनेस हो जाती है पर्सन को, पार्शियल ब्लाइंडनेस होगी, और फिर ग्रेजुअली कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। डेथ वेथ नहीं होती, डेथ वगैरह नहीं होती भाई, ठीक है, ग्रेजुअल जो होगी वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो जाएगी, कंप्लीट ग्रेजुअल कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ऐसे में इस लेंस को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि अब ये लेंस किसी काम का नहीं है। तो इस लेंस का क्या होगा, रिमूवल होगा, लेंस को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाएगा। सर्जरी से होता है ये, आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाएगा, ठीक है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है लेंस, सेलुलोज का लेंस बना होता है, उसको लगा देते हैं, फिर वो कभी खराब नहीं होता क्योंकि वो आर्टिफिशियल लेंस है, नेचुरल लेंस नहीं है, तो उसके ऊपर ऐसे प्रोटीन उग नहीं आता, ठीक है ना। तो ये कारण था क्या होने का, कैटरैक्ट होने का, यानी मोतिया होने का, ठीक है। हाँ, नया लेंस लगा देते हैं, बिल्कुल नया लेंस लगा देते हैं। तो ऐसे कोई लेंस डोनर नहीं मिलता जो अपनी आंख का लेंस निकाल के दे दे, आर्टिफिशियल लेंस लगता है सेलुलोज का, है ना। तो इसको रिमूव करवाते हैं सर्जरी से, रिमूव थ्रू सर्जरी, रिमूव थ्रू सर्जरी। तो सर्जरी भी 2 तरह की होती है। पहले के टाइम पे सर्जरी क्या होती थी पता, यहां पर कांटा, यहां पर चीरा लगा देते आंख के साइड में, इस जगह पर ना चीरा लगाते थे, चीरा लगा करके साइड से लेंस को खींच लेते बाहर, लेंस को प्लग कर लेते थे बाहर, काट पीट करके बाहर निकाल लेते लेंस को, उसकी जगह पर नया लेंस लगा देते, फिर ये अपने आप क्योर हो जाता था आंख थोड़े टाइम के बाद। लेकिन अब ये ऑपरेशन ऑब्सोलीट हो गया है, यानी पुराना हो गया तरीका। अब तो केवल लेसिक जो थेरेपी होती है, जिससे लेजर से ऑपरेशन जो होता है वही अब किया जाता है। तो लेजर से उस लेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हटवा देते हैं उस लेंस को। तो ये एक तरीका है कैटरैक्ट को ठीक करने का, ठीक है। ओके, चलो न्यूमेरिकल पर चलते हैं अब, ठीक है। पहले तो भाई पोल करा लेते हैं, पोल कर रहे हो तो पोल कर लो, लो भाई।
डॉग्स के अंदर भाई शायद ये दिक्कत होती हो, डॉग्स के अंदर मुझे पता नहीं है ना, डॉग्स के साथ कभी मैं रहा नहीं इतना ज्यादा घुला मिला, है ना, शायद ये डॉग्स के अंदर दिक्कत होती हो, पता नहीं, बच्चा पूछ रहा है डॉग्स के अंदर दिक्कत होती है क्या, हमें भी होती हो। पोल कराते हैं भाई। उड़ान, उड़ान के बाद फिजिक्स, स्टार्ट पोल। चलो भाई क्वेश्चन देख लें पहले क्या है, ठीक है, करो आंसर भाई। पोल क्रिएट हो गया, करो आंसर। करो भाई करो, यंकिता, अस्मित शर्मा, मनीष दफ्तरी, स्नेहा सहगल, भक्ति अग्रवाल, करो बेटा आंसर, शाबाश, वेरी गुड, सही बच्चे आंसर करें। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट्स कैन बी रेक्टिफाइड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस, वो दिक्कत बताइए जो कि सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक हो जाए। मायोपिया है क्या, प्रेस बायोपिया है क्या, अस्टिग्मैटिज्म है क्या, या हाइपरमेट्रोपिया है, बताएं बताएं। 4 सेकंड लेफ्ट, 3 2 1, आ जाओ भाई, फैचिंग रिजल्ट्स। यस 86% बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। अस्टिग्मैटिज्म, लेक्चर ढंग से सुनते हो, ध्यान से सुनते हो तो ये चीज हो जाती है। सिलेंड्रिकल लेंस ठीक करता है सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम को, जो कि लोकल भाषा में कही जाती है, लेकिन इसकी टेक्निकल टर्म जो है वो अस्टिग्मैटिज्म है। यस दिस वाज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। बाकी मायोपिया कैसे ठीक होता है भाई, तो मायोपिया ठीक होता है कनकेव लेंस से, कनकेव लेंस से। प्रेस बायोपिया के लिए बाईफोकल लेंस लगाया जाता है, जरा लिख लेना, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का होता है, ये चश्मा है, ये चश्मा है, ये चश्मा है, तो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है बाईफोकल, बीच में से ऐसे लाइन पड़ी होती है, ऊपर की तरफ लेंस अलग होता है, नीचे की तरफ लेंस अलग होता है, नीचे कन्वेक्स होता है, क्योंकि पास का देखना चाहता है तो नीचे कन्वेक्स लगवाएगा बेटा, और ऊपर लगवाएगा कनकेव, क्योंकि दूर का देखना चाहते हैं ऊपर से। तो आपने देखा होगा ऐसे, आपकी प्रिंसिपल मैडम को देखना, स्कूल वाली मैडम को देखना आप स्कूल वाली मैडम साइंस की शायद उसने ना लगवा रखा हो, लेकिन प्रिंसिपल मैडम जो थोड़े से ओल्ड में चले जाते हैं ना, तो उनको ये वाला लेंस रेफर करते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई ऐसा बाईफोकल लेंस लगवा लो। हाइपरमेट्रोपिया कैसे ठीक होता है, तो कन्वेक्स से ठीक होता है, ये आप जानते हो। ठीक है जी, अगले पे चलें। अच्छा ये तो न्यूमेरिकल है, ये कर लो, चलो ये कर लो। Which of the following statement is true? ये तो कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें, कोई नहीं, चलो करो यार, इसमें नहीं करवा रहा पोल में, ऐसे ही आंसर करो। डी, डी बोल रहे हैं बच्चे, डी। अच्छा, कनकेव लेंस की पावर -4D और उसकी फोकल लेंथ -0.25 मीटर, ये सही लग रहा है मुझे आंसर, बिल्कुल डी ही है इसका आंसर। P बराबर 1/f होता है ना, तो अगर पावर को निकाल लेते हैं हम क्या रख के, 0.25 रख के, तो पॉइंट हटेगा, 100 ऊपर आएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, -4 अडेप्टर आ गया, बिल्कुल डी आंसर है इसका, डी आंसर, एकदम एकदम डी आंसर, एकदम 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 डी आंसर, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल सीखो जल्दी से, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल में बहुत सिंपल है, इसके न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा न्यूमेरिकल इसके, 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, कुछ भी नहीं है, देखना जरा। 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, एक आता है मायोपिया पर और एक आता है हाइपरमेट्रोपिया पर। मायोपिया का जो न्यूमेरिकल होगा उसमें दूर की बात कर रखी होगी, और हाइपरमेट्रोपिया का जो होगा उसमें पास की बात कर रखी होगी कि भाई पास का नहीं दिखता, और मायोपिया के अंदर बात कर रखी होगी कि भाई दूर का नहीं दिखता। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना और सीखना कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो जरा, मेरे को फॉलो करना, स्क्रीन कर लो बड़ी। कह रहे पर्सन जो है उसको क्लियरली नहीं दिखता एट अ डिस्टेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर,
यानी जब तक वो इंसान बिल्कुल ठीक था उसे इंफिनिटी दिखता था। यही बात हुई ना भाई। भाई दूर से दूर एक हेल्दी आई कितना देख सकती है? इंफिनिटी देख सकती है। लेकिन जब उसको दिक्कत हुई तो बेचारा 40 सेंटीमीटर से दूर भी ना देख पाया। ये देखो लिखा हुआ है कैन नॉट क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर से दूर भी नहीं दिख पाता उसको। ओके, कह रहा है कि ही इज एडवाइज टू यूज द लेंस ऑफ पावर। कितने पावर की लेंस उसको लगानी चाहिए? ठीक है, कितने पावर की लेंस उसको लगानी चाहिए? ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, हाँ जो बच्चे एंड लिख रहे हैं वो जाएं, यहां उनको कोई रोक थोड़ी ना रहा है, जाओ। हम तो सिखा रहे हैं लेकिन, ठीक है, हम तो नहीं एंड करेंगे भाई, पूरा सिखा के एंड करूंगा। ठीक है, एक पर्सन जो है उसको 40 सेंटीमीटर से दूर नहीं दिख रहा। अब देखो आपको क्या करना है, दो जुगाड़ सीखने हैं। ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल के अंदर दो जुगाड़ सीख करके आपने काम चलाना है अपना। दो जुगाड़ सीखने हैं। जुगाड़ नंबर वन देखो, आपने पावर निकालनी है नहीं निकालनी भाई? बोलो, पावर निकालनी है ना आपने? और पावर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है भाई? पावर निकालने के लिए आपको चाहिए होती है फोकल लेंथ, है ना? इस एफ से ही तो पावर निकालोगे, सही बात है कि नहीं? एफ से ही तो पावर निकालोगे, है ना? तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एफ, है ना? आपको चाहिए एफ। अब ये फोकल लेंथ कहां से आएगी? फोकल लेंथ कहां से आएगी? तो फोकल लेंथ के लिए हम लोग यहां पर लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यानी आपको v भी चाहिए और u भी चाहिए। सोचो, f निकालना है कि नहीं निकालना भाई? निकालना है, तो आपको v भी चाहिए और u भी चाहिए। क्या v दिया यहां पर? पता नहीं। u दिया यहां पर? पता नहीं। तो u और v ढूंढते हैं। असल में इस क्वेश्चन के अंदर v और u दिया हुआ है, और v और u के लिए आपको जुगाड़ सीखना है। जुगाड़ क्या है जरा देखना। देखो, आपको यहां पर u भी गिवन है और आपको यहां पर v भी गिवन है। कहां गिवन है सर? तो मैं आपको दिखाता हूं कहां गिवन है। देखो, सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि यह क्वेश्चन किसका है, मायोपिया का है या हाइपरमेट्रोपिया का है। सबसे पहले डिसाइड करना है आपने कि क्वेश्चन मायोपिया का है या हाइपरमेट्रोपिया का है। मुझे एक बात बताओ, दूर का नहीं दिख रहा ना? तो दूर का जब नहीं दिखता तो कौन सी दिक्कत होती है? मायोपिया होती है। तो यहां पर कोने में लिख लो कि किसकी दिक्कत है? ये मायोपिया की दिक्कत है। ये मायोपिया की दिक्कत है, ठीक है ना? और मुझे एक बात बताओ, अगर मायोपिया की दिक्कत है तो यानी दूर का देखने की बात कर रहा है, दूर का देखने की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ, एक हेल्दी आदमी दूर से दूर कितना देख सकता है? एक हेल्दी इंसान दूर से दूर कितना देख सकता है? तो हेल्दी आदमी दूर से दूर देख सकता है इंफिनिटी। तो आपने यू लेना है इंफिनिटी, ये जुगाड़ है। आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेना है? इंफिनिटी लेना है। यानी ये ट्रिक है, ये ट्रिक है बड़ी प्यारी, कि जो हेल्दी चीज है ना, जो हेल्दी चीज है ना, वो आपने यू लेनी है। अब चाहे हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन आए या चाहे मायोपिया का क्वेश्चन आए, हेल्दी चीज को आपने यू लेना है और गिवन चीज को आपने वी लेना है। गिवन चीज को आपने वी लेना है। तो वी कितना है? वी 40 है, 40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वो गिवन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज जुगाड़। कभी आंसर गलत नहीं होगा, 100% आंसर ठीक होगा। और अपनी स्कूल वाली मैडम से पढ़ के देख लेना इस टॉपिक को, अगर बात समझ में आती हो तो, कि क्यों लिया इसको ये, क्यों लिया इसको ये। ठीक है, ये जुगाड़ आपने ध्यान रखना है, कभी गलत नहीं होगा। 100% आंसर ठीक आएगा आपका, 100% में से 100% आंसर ठीक आएगा आपका। आपने यू को वो लेना है जो हेल्दी चीज है, और वी को वो लेना है जो रियलिटी में दिक्कत है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत है भाई जो गिवन है कि 40 सेंटीमीटर से दूर उसको नहीं दिख रहा। यह है जुगाड़ नंबर 1। अब जुगाड़ नंबर 2 देखो। जुगाड़ नंबर 2 यह है कि आपने हमेशा ही यू को और वी को माइनस लेना है। ह्यूमन आई के क्वेश्चन के अंदर माइनस रहेंगे दोनों ही, यू भी वी भी दोनों क्या रहेंगे? माइनस रहेंगे। तो ये दो जुगाड़ हैं, दो जुगाड़ जो आपने नहीं भूलने। कौन कौन से? यू वो लेना जो हेल्दी, वी वो लेना जो गिवन, और दोनों ही माइनस लगेंगे। कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, हमेशा आंसर ठीक आएगा। कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, हमेशा आंसर ठीक आएगा। यू को रखो माइनस इंफिनिटी, वी को रखो माइनस 40। आओ सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v, यानी माइनस 40 माइनस, और u की जगह क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी। ऐसे लिखा रहेगा। v की जगह भी माइनस 40 लिखा, u की जगह माइनस इंफिनिटी लिखा। ये हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/40 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1/इंफिनिटी। ठीक है ना? प्लस 1/इंफिनिटी। अब एक बात बताओ, 1/इंफिनिटी क्या होता है? व्हाट इज 1/इंफिनिटी? 1/, अबे एक को इनफाइनाइट टाइम्स तोड़ दिया तो कुछ हाथ में बचेगा? मतलब मान लो ये मार्कर है, मैंने इसके इन्फिनिटी टुकड़े कर दिए, मैंने इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए, क्या हाथ में कुछ आएगा? हाथ में कुछ नहीं आएगा, हाथ में आएगा शून्य।
हाथ में आएगा 0, यानी 1/∞ करोगे तो आपको मिलेगा 0। ये देख लो भाई, 1/f इज इक्वल टू -1/40 प्लस 0। अब प्लस 0 था तो खत्म हो गया भाई, प्लस 0 था तो हटाओ इसको, मारो गोली, है ना। और f यहां से क्या आ गया, f यहां से आ गया -40 सेंटीमीटर। f यहां से क्या आ गया, -40 सेंटीमीटर। अब इस f से आप p निकाल लो, ये लो p निकाल लेते हैं। p इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, सेंटीमीटर में है तो इसलिए यहां पर 100 लगाना पड़ेगा। ये मैंने आपको वहां पर सिखाया था पिछले लेक्चर के अंदर के 100/f लगाना पड़ेगा। तो 100 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 कटा, 2 से काटा 5, 2.5 आंसर आ गया प्लस का। कुछ बच्चे यहां पर माइनस में 2.5 आंसर दे रहे थे, क्यों दे रहे थे भाई, माइनस आएगा माइनस ही आएगा भाई, माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा, है ना। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में आपकी, ठीक है, फोकल लेंथ माइनस में इसलिए। तो -2.5 डायप्टर हो गया भाई, ठीक है। -2.5 डायप्टर, बिल्कुल 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 गजब। आगे बढ़ो, देखना भाई जरा क्या क्वेश्चन है ये। कह रहा है द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। मतलब हेल्दी होता तो इंफिनिटी तक देख लेता, देखो मायोपिया की बात कर रहा है। हेल्दी होता तो इंफिनिटी तक देख लेता, लेकिन ये मायोपिक है इसलिए कहां तक देख पाता है, बस 80 सेंटीमीटर तक देख पाता है। यानी अगर मैं चश्मा उतार दूं तो मुझे इन्फिनिटी थोड़ी दिखेगा, मुझे 80 सेंटीमीटर दिखेगा, यहां तक कुछ दिखेगा मुझे। बात समझ में आई ना, चश्मा उतारने के बाद मैं इन्फिनिटी थोड़ी देख पाऊंगा, मैं तो 80 सेंटीमीटर तक देख पाऊंगा बस। तो इसलिए आपने यहां पर क्या करना है, जुगाड़ लगाने हैं 2, है ना। क्योंकि आपने क्या निकालना है भाई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस, आपने पावर निकालनी है। तो पावर के लिए आपको चाहिए होगा f, और f के लिए आपको लगाना पड़ेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो कि लेंस फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसके लिए u ढूंढो और v ढूंढो, u और v ढूंढते हैं। बताओ जी u क्या लेंगे और v क्या लेंगे, u क्या लेंगे और v क्या लेंगे, बोलो। u क्या लेंगे और v क्या लेंगे, बोलो भाई। u क्या लेंगे और v क्या लेंगे, जल्दी से। u क्या लेंगे, v क्या लेंगे, बढ़िया। u लेंगे इंफिनिटी, माइनस का, माइनस हमेशा लगाना है, और v बोलेंगे जो गिवन है यहां पर, v बोलेंगे जो गिवन है यहां पर, वो भी माइनस का। पुट करो और आंसर निकालो, 1/f इज इक्वल टू 1/-80 माइनस माइनस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी प्लस हो जाएगा, यानी -1/80 और प्लस 1/∞, 1/∞ होता है 0, तो हो गया -80 प्लस 0, यानी ये हो गया -1/80 इज इक्वल टू 1/f। तो भैया यहां से f क्या आ गया, यहां से f आ गया -80 सेंटीमीटर। पावर के फॉर्मूले में 100/f में रखोगे इसको आप, तो 100/-80 काटेंगे तो 4 और 5 यानी सवा, -1.25 डायप्टर। और इसका आपसे नेचर भी पूछा है, पावर तो पूछी है, नेचर पूछा, नेचर इसका होगा डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग क्यों होगा, क्योंकि कनकेव है इसीलिए, और कनकेव की ही पावर माइनस में होती है, कनकेव की ही पावर माइनस में होती है, ये कनकेव है, ये कनकेव है, इसी की पावर माइनस में होती है। एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी देखो भाई, एक बूढ़ा आदमी है, पता है मुझे, 5 मिनट बचे। एक ओल्ड एज आदमी है, वो न्यूज़पेपर रीड करना चाहता है, लेकिन उसको 80 सेंटीमीटर पर रख करके रीड करता है। मतलब यहां पहले रख पाता था जब हेल्दी था, जब हेल्दी था तो यहां रखता था, लेकिन अब यहां नहीं रख पाता, अब 80 सेंटीमीटर पर रख के पढ़ता है। तो मुझे बताओ u क्या लेंगे और v क्या लेंगे, जल्दी से बताओ भाई। u वो लेते हैं जो हेल्दी कंडीशन है,
और वी वो लेते हैं जो गिवन कंडीशन है। अब बताओ भाई यू क्या लेंगे और वी क्या लेंगे, जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया। यू लेंगे हेल्दी कंडीशन 25 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी थोड़ी लेंगे यार, क्योंकि ये दिक्कत कौन सी है, ये ओल्ड एज वाली यानी हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत है। ये हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत है मेरे बच्चों, ओ मेरे पिया, हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत है ये। और वी क्या लेंगे भाई, वी लेंगे 80, वी लेंगे 80 सेंटीमीटर। दोनों के आगे माइनस का साइन कंपलसरी है, दोनों के आगे माइनस का साइन कंपलसरी है। उसके बाद आप लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, पुट करोगे 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 आंसर निकालोगे f का, उससे आएगा p। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, होमवर्क में करोगे, होमवर्क में करोगे भाई सॉल्व खुद से, ठीक है जी। ये आ गया होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल। जिन बच्चों ने मॉड्यूल खरीद रखा है उनके लिए होमवर्क नंबर 1, पेज नंबर 59 पर एनसीईआरटी कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 59 पर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कॉर्नर नंबर 2, और पेज नंबर 59 पर एनसीईआरटी कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, इसी से रिलेटेड हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है जी। तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के अंदर। नोट्स पूरे करके इंग्लिश की क्लास खत्म होने के बाद सबने नोट्स भेज देने हैं मेरे को, पूरे करके और लर्न करके भेजने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। ह्यूमन आई वाला पार्ट होता है खत्म, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कलरफुल वर्ल्ड। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि 2 घंटे के साथ आप मेरे साथ बंधे रहे। आज तो बांध के रखा है बेटा, आज तो सही में बंधे रहे हो। चलो रेस्ट कर लो 2-3 मिनट ऐसे आंखें बंद करके, मिलते हैं हम लोग अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।